दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन पिछली क्लास में मारवाड़ का इतिहास स्टार्ट कर लिए थे, लेकिन अपन थोड़ी सी बात किए थे, ज़्यादा अपन बात नहीं किए थे। स्टार्टिंग वाले जो राजा थे, किस प्रकार से मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन स्थापित होता है, यहाँ तक अपन बात किए थे। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। सबसे पहले जैसे अपन बात किए थे, राठौड़ों का जो आदि पुरुष जो रावसिया कहलाता है, राठौड़ों का मूल पुरुष या संस्थापक राठौड़ों का, यानी राजस्थान में तो रावसिया कहलाता है, ठीक है। रावसिया खेड़ बाड़मेर को जो अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद में दुहड़ राजा बनता है। दुहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लाता है और बाड़मेर के जिस स्थान पर उस मूर्ति को स्थापित करवाता है, उस जगह का नाम फिर बाद में नगणा पड़ जाता है। यानी जो राठौड़ कुलदेवी नागणेची माता का जो मंदिर है, जो बाड़मेर के नगणा गांव में स्थापित है, या जो मंदिर है जो बाड़मेर के नगाना गांव में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में जो राजा बनता है, मल्लिनाथ जी बनते हैं। मल्लिनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है या लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मल्लिनाथ जी ने आगे जो राजधानी बनाई, मेवानगर बाड़मेर को बनाई। मल्लिनाथ जी अपने बेटे जगमाल को राजा नहीं बनाते हैं और अपने भाई वीरमदेव को राजा बना देते हैं। वीरमदेव जी का आगे चलकर एक बेटा हुआ था, ठीक है, चुंडा। चुंडा आगे शासक बनता है। चुंडा जो प्रतिहार इंदाओं ने अपनी बेटी की शादी चुंडा से कर दी और मंडोर दहेज में दे दिया था, तो चुंडा ने जो अगली राजधानी बनाई मंडोर को बना ली थी, ठीक है। देखिए, इसके बाद में अपन पढ़े थे जोधा। जोधा से पहले की और रणबल यानी चुंडा के बाद की थोड़ी सी बात इस प्रकार है। अपन वैसे मेवाड़ में भी बात कर लेते, मेवाड़ पढ़ रहे थे उस समय बात कर लेते जब पुंबा पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए, यानी चुंडा के बाद में राजा बनता है कान्हा। कान्हा के बाद में राजा बनता है सत्ता, ठीक है। भाई देखिए, जो चुंडा था अपनी जो कोई जो रानी थी, अन्य रानी की जो कहने से अपने जो बनने वाले बेटे को तो राजा नहीं बनाता, यानी रणमल को तो राजा नहीं बनाता है और कान्हा को राजा बना देते मारवाड़ का। फिर कान्हा के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ सत्ता, ठीक है। तो सत्ता के बाद में फिर रणमल खुद राजा बनता है। अपन पहले बात कर लेते हैं। रणमल मेवाड़ से यानी सेना लेकर आता है और सत्ता को उठाकर राजा बनता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन मेवाड़ पढ़े थे, उस समय में बात कर लिए थे। फिर मेवाड़ यानी रणमल की बात आती है। रणमल को भारमली की सहायता से मेवाड़ी सामंतों ने मार दिया था, या रणमल की हत्या कर दी गई थी भारमली की सहायता से। बाद में फिर जोधा की बात की थी। जोधा मारवाड़ का जो शासक बन जाता है, मारवाड़ का राजा बन जाता है। किस प्रकार से आवल बावल की संधि होती है और किस प्रकार से जो काउनी गांव में शरण लेता है, बीकानेर के काउनी गांव में, और फिर जोधा वापस आवल बावल की संधि के द्वारा अपना जो मंडोर या जोधपुर वापस लेता है, ठीक है। जोधा तक की अपन बात कर लेते हैं। जोधा जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाता है। मेहरानगढ़ किले की नींव जो करणी माता के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात कर लेते हैं और जोधपुर को राजधानी बनाता है जोधा। अब बात आती है आगे। आगे जो राजा बने थे मालदेव। आज की क्लास जो मुझे लगती है, या कोशिश करेंगे कि इसमें मालदेव को कंप्लीट कर ले, या पूरी क्लास मालदेव पर आधारित रहेगी, ठीक है। तो अब आगे जो मारवाड़ का जो अगला राजा पढ़ते हैं मालदेव। ठीक है। आगे जो मारवाड़ का जो राजा हुआ था मालदेव हुआ था। टाइम पीरियड भी थोड़ा ध्यान रख लेना। 1531 से 1562 तक जो मालदेव का टाइम पीरियड रहा था। बड़ा राजा है अभी, तो टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान रख ही लेना। 1531 से 1562 ईस्वी तक मालदेव का टाइम पीरियड रहा था। देखिए, अपन बात करें थोड़ी बहुत, तो मालदेव का पिता था राव गंगा, ठीक है। मालदेव का पिता था राव गंगा, और जो माता थी इसकी या मालदेव की पद्मा कुमारी थी, ठीक है। पिता राव गंगा और माता पद्मा कुमारी थी। देखिए, जो सिरोही का जगमाल देवड़ा था उसकी पुत्री थी पद्मा कुमारी, यानी मालदेव की मम्मी। ये माता पिता की बात हो गई। देखिए, ऐसा कहा जाता है मालदेव जो अपने राजकुमार की उम्र में था, या राजकुमार की अवस्था में था, या अपने पिता राव गंगा, यानी जब राव गंगा राजा था उस समय भाई राव मालदेव था, यानी मालदेव था जो राजकुमार था। अपने पिता के दौरान ही, अपने पिता के जो राजा के दौरान ही मालदेव खूब शक्तिशाली हो गया था, योद्धा बंदा था, ठीक है। अपना पिता का साथ देता रहता था, जो भी लड़ाइयाँ लड़ता था जो राव गंगा, उसमें पिता का साथ देता था, ठीक है। यानी योग्य पुत्र था एक प्रकार से राव गंगा का।
अब काफी उम्र तक ऐसा भी कहा जाता है कि मालदेव अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, एक बार जो राव गंगा अफीम के नशे में यानी जो अपने जो महलों में बैठे हुए थे, मेहरानगढ़ किले में बैठे हुए थे, ऐसा कहा जाता है जो अफीम के नशे में जब राव गंगा जो खिड़की में बैठे हुए थे, या बारी बोलते हैं, तो बारी में बैठे हुए थे, तब मालदेव जाकर धक्का दे देता है राव गंगा के, और उससे यानी गिरने से राव गंगा की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ का जो मालदेव था ये अपने पिता गंगा को मारकर राजा बना था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई जो मालदेव अपने पिता की हत्या नहीं करता है, राव जो गंगा था वो खुद अफीम के नशे में था और बारी से खुद गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकारों को यह भी तर्क है, यह भी मानना है कि अगर मालदेव अपने पिता को मारता तो मारवाड़ की जनता मालदेव को अगला राजा एक्सेप्ट नहीं करती या स्वीकार नहीं करती। तो इस प्रकार से ये थोड़ी इतिहासकारों की बातें हैं, लेकिन इस बात को ज्यादा बार दोहराया जाता है कि मालदेव अपने पिता गंगा को मारकर यानी अपने पिता यानी गंगा को मारकर अगला राजा बना था मारवाड़ का। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ज्यादा ऊंचे स्तर पर उठाया जाता है और एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक, देखिए अब बात आती है आगे भी किस प्रकार से राजनीतिक उपलब्धियां थी, किस प्रकार से जो मालदेव आगे चलकर एक योद्धा बना था, किस प्रकार से युद्ध वगैरह लड़ता है जो अलग अलग रियासतों से, और राठौड़ों से भी ये लड़ाइयाँ लड़ता है, कुछ राठौड़ों को अपने खिलाफ कर लेता है। अपन आगे एक एक करके बातें करेंगे। देखिए जब मालदेव का जो राज तिलक हुआ था, इसके पास कोई ज्यादा बड़ा राज्य नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि जो मालदेव का राज तिलक हुआ था उस समय इसके पास दो ही परगने थे। ठीक है, सोजत और जोधपुर। ठीक है, जोधपुर तो राजधानी थी। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि मालदेव का राज तिलक हुआ था सोजत में हुआ था। ठीक है, मालदेव का राज तिलक सोजत में हुआ था। जो राव गंगा लड़ाइयाँ लड़ता था, युद्ध करता था, तो उसमें उसने कई जो क्षेत्र थे वो खो दिए थे अपने अधिकार से। तो फिर मालदेव राजा बनता है। तो मालदेव जब राजा बनता है, मालदेव का जब राज तिलक होता है, उस समय ऐसा कहा जाता है मालदेव के पास दो ही क्षेत्र थे, जोधपुर और सोजत। ठीक है, सोजत में मालदेव का राज तिलक होता है। देखिए बाद में, ठीक है, मालदेव बहुत ही बड़ा योद्धा हुआ था, मारवाड़ का योद्धा शासक था, साहसी शासक हुआ था, खूब युद्ध लड़ता है, खूब क्षेत्र जीतता है। ऐसा कहा जाता है शुरुआत में मालदेव के पास दो जो जगह थी, जोधपुर और सोजत थे, लेकिन बाद में 58 युद्ध यानी 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिया था। ठीक है, 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिया था। यानी राज तिलक के समय मालदेव के पास दो परगने थे, जोधपुर और सोजत, लेकिन बाद में मालदेव ने 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिए थे। देखिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, भाई ये जो मालदेव जीता था, जैसे बीकानेर वालों को हरा कर बीकानेर पर अधिकार कर लेता है, बीकानेर के जैत सिंह को हरा दिया था। ठीक है, जैसलमेर के भाटियों को भी हरा दिया था, और जो बिलाड़ा था, जोधपुर में बिलाड़ा पड़ता है वर्तमान में, तो बिलाड़ा के सिरवियों को हरा देता है। ठीक है, मेड़ता का जो एक शासक था वीरमदेव, आगे अपन बात करेंगे। देखिए बीकानेर वाला एग्जाम्पल और जो मेड़ता का वीरमदेव का जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना या ध्यान से पढ़ लेना, अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मेड़ता के वीरमदेव को हरा देता है, जैसलमेर के भाटियों को हरा देता है, बिलाड़ा के सिरवियों को हरा देता है, और यानी बीकानेर के जैत सिंह को हरा देता है। नागौर का एक दौलत खान था, नागौर के दौलत खान को भी हरा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अनेक जो रियासतों आगे हराता है, यानी 52 युद्ध जीतता है और 58 परगने जीतता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, एक साहसी बंदा था मारवाड़ का जो मालदेव, 52 युद्ध और 58 परगने जीतने की इसकी बात प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने
52 युद्ध और 58 परगने जीते हैं। तो मालदेव के बारे में कहा जाता है टाइम पीरियड 1531 से 1562 तक रहा था। अब बात आती है कि अपन पहले मेवाड़ पढ़े थे, उस समय थोड़ा बहुत मारवाड़ यानी मारवाड़ के मालदेव की बात कर लिए थे। तो मैं वापस एक बार आपको बता दूं, लेकिन मौखिक तौर से मैं बता रहा हूँ, आप सुनने और समझने की कोशिश करना। मेवाड़ के साथ मालदेव के किस प्रकार से संबंध रहे थे। देखिए, मेवाड़ की सहायता करता है खानवा के युद्ध में मालदेव, ठीक है। राणा सांगा की सहायता करता है, यानी यहाँ तक कि राणा सांगा जब युद्ध भूमि में यानी खानवा युद्ध में घायल हो गए थे, तो युद्ध भूमि से उठाकर जब मालदेव लाने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। विक्रमादित्य की बात आती है। विक्रमादित्य के समय विक्रमादित्य कम उम्र में राजा बनता है, तो उसकी माता उसकी संरक्षिका थी कर्मावती। कर्मावती की सहायता करता है मालदेव, ठीक है, बहादुर शाह के खिलाफ, ठीक है। देखिए, अपन कर्मावती और बहादुर शाह की बात किए थे। कर्मावती ने पहले बहादुर शाह को रणथंभौर किला देकर संधि कर ली थी, फिर बाद में वापस बहादुर शाह आता है, तो फिर यानी शाखा होता है मेवाड़ का। तो देखिए, मालदेव कर्मावती की भी सहायता करता है। उदय सिंह की बात किए थे। उदय सिंह पढ़े थे मेवाड़ के, तब थोड़ी ज्यादा बात किए थे। तो उदय सिंह की सहायता करता है मालदेव मावली के युद्ध में, ठीक है। मावली के युद्ध में उदय सिंह की सहायता करता है मालदेव बनवीर के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ तक अपन बात कर लिए थे। इससे आगे भी थोड़ी और बात किए थे कि फिर मालदेव और उदय सिंह के बीच में विवाद स्टार्ट होता है, इसकी भी अपन बात किए थे। खेरवा पाली की अपन बात किए थे। खेरवा पाली का एक बंदा था जैत सिंह झाला, उसकी एक पुत्री थी यानी झाली रानी। तो झाली रानी को लेकर उदय सिंह और मालदेव के बीच में विवाद हो जाता है। मालदेव खुद शादी करना चाहता था। हालांकि जो झाली रानी थी उसकी बड़ी बहन से पहले ही मालदेव की शादी हो रखी थी। तो यानी एक प्रकार से बड़ी बहन की यानी छोटी बहन यानी मालदेव की जो पत्नी थी उसकी छोटी बहन से या उस झाली रानी से मालदेव वापस शादी करना चाहता था, यानी दोनों बहनों से मालदेव शादी करना चाहता था। उधर जो झाली रानी के जो घर वाले थे या मालदेव के ससुराल वाले थे, वो अपनी पुत्री की शादी उदय सिंह से करना चाहते थे। हालांकि फिर उदय सिंह से शादी होती है, लेकिन फिर दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, ठीक है। अपन यहाँ तक बात कर चुके थे। और आगे एक युद्ध और पड़े थे, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था अजमेर में, ठीक। हरमाड़ा जो स्थान पड़ता है अजमेर में। तो हाजी खान पठान और फिर उदय सिंह के बीच होता है। वो एक रंगराई नामक जो महिला के लिए होता है, ठीक है। जो हरमाड़ा का युद्ध होता है उसमें जब मालदेव हाजी खान पठान की सहायता करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से पहले मालदेव के मेवाड़ के साथ संबंध अच्छे रहे थे, फिर बाद में उदय सिंह से विवाद यानी भाई खराब हो गए थे, ठीक है। उदय सिंह और मालदेव के बीच में, या उदय सिंह या मालदेव या मेवाड़ के बीच में बात करें तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं। बात आती है बीकानेर के साथ संबंध। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना। युद्ध वगैरह होंगे तो उनको तो आप वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अब तक मेवाड़ की बात किए थे वो तो अपन मेवाड़ पढ़ रहे थे, उस समय में बात हो गई थी। अब बात आती है बीकानेर के साथ संबंध मालदेव के। तो इसमें एक युद्ध होता है पाहेबा या साहेबा का युद्ध, ठीक है। हेडिंग आप डाल सकते हो बीकानेर के यानी बीकानेर के साथ मालदेव के संबंध। देखिए, बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासन था। अपन थोड़ी बहुत बात पहले कर चुके हैं, वैसे अपन बीकानेर पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे। जोधा का 5वां पुत्र था बीका, तो 1465 के आसपास तो वो जोधपुर से निकल जाता है और यानी बीकानेर में जाके वो अधिकार करता है, कब्जा करता है, बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। लेकिन 1488 में जाकर फाइनली वो बीकानेर की स्थापना करता है, ठीक है। तो अपन बात कर लिए थे। तो बीका भी राठौड़ ही था, जोधपुर से गया था, तो बीकानेर की स्थापना करता है। देखिए, फिर एक युद्ध होता है इनके यानी बीकानेर और मालदेव के बीच में। बीकानेर का राजा था जैत सिंह। पाहेबा को साहेबा भी मिल सकता है अपने को बुक्स में, ठीक है। पाहेबा या साहेबा का युद्ध ये 1541 में होता है ये युद्ध, ठीक है। मालदेव और बीकानेर के जैत सिंह के बीच में होता है। देखिए, थोड़ी सी इस प्रकार की बातें भी हैं भाई। जो राठौड़ों के बीच में युद्ध कैसे होने लग गया था या कैसे ये लड़ने लग जाता है जो मालदेव।
मालदेव एक साम्राज्य विस्तारवादी जो नीति होती है उसकी जो मालदेव की वो नीति थी, ठीक है। साम्राज्य का विस्तार करने की नीति थी मालदेव की। ये अपने भाई बंधुओं से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता था। इसकी चाह थी, ये को नीड थी कि भाई मैं किसी न किसी प्रकार से मेरे साम्राज्य में विस्तार करूँ। भाई बंधु होंगे तो उनकी जगह होंगे, मैं लड़ाई कर लूंगा, या वो भी जो मेरे से लड़ाई कर लेंगे। अगर उनमें शक्ति होगी तो वो मेरे वाले क्षेत्र को जीत लेंगे, या मेरे में शक्ति होगी तो मैं उनके क्षेत्रों को जीत लूंगा। बीकानेर की तरफ मालदेव जाता है और यहाँ पर लड़ाई करने की प्लानिंग करता है। बीकानेर का जैत सिंह कहता है, यार मैं तो आपका ही तो भाई बंधु हूँ, क्यों यार लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, आपका नुकसान होगा मेरा नुकसान होगा। मालदेव कहता है, कोई आवश्यकता नहीं भाई बंदी की, मेरे को लड़ाई करे तो ठीक है, और ना मैं तो क्षेत्र जीतूंगा, तेरे में अगर दम है तो तू मेरे से लड़ाई कर ले, तू जीत ले मेरे क्षेत्र। फिर फाइनली इनके बीच में लड़ाई होती है या युद्ध होता है पाहिबा या साहिबा के, मालदेव और बीकानेर के जैत सिंह के बीच, ठीक है। जैत सिंह इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, ठीक है। लड़ता हुआ मारा जाता है जैत सिंह इस युद्ध में, ठीक है। अब आगे क्या होगा? बीकानेर का जो जैत सिंह था, इसका एक बेटा था कल्याणमल, ठीक है। देखिए जैत सिंह युद्ध से पहले ही ऐसा कहा जाता है कि भाई जैत सिंह युद्ध से पहले ही कल्याणमल को अपने परिवार सहित हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पर भेज देता है, ठीक है। कल्याणमल को पता चलता है पिताजी उधर लड़ते हुए काम आ गए हैं या लड़ते हुए मारे गए हैं, तो जो कल्याणमल था जैत सिंह का बेटा था, एक शेरशाह सूरी के पास चले जाता है, ठीक है। अफगान शासक शेरशाह सूरी के पास चले जाता है। उस समय जो शेरशाह सूरी था, जो इधर बिहार साइड में आक्रमण करता था, या बिहार साइड का राजा बना हुआ था, ठीक है, बिहार साइड का सुल्तान बना हुआ था या बादशाह बना हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे शेरशाह सूरी और मालदेव की भी अपन विस्तार से बात करेंगे, मालदेव और हुमायूं की भी बात करेंगे, ये किस प्रकार से इसके संबंध रहे थे मालदेव के, ठीक है, इनसे, शेरशाह सूरी से, हुमायूं से। तो एक कल्याणमल शेरशाह सूरी से सहायता मांगने के लिए चले जाता है कि आप हमारी सहायता कीजिए, जो हमारे राज्य को मालदेव ने छीन लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए मालदेव बीकानेर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। मालदेव जैत सिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। जैत सिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चले जाता है सहायता मांगने के लिए। मालदेव का एक बहुत ही वीर सेना नायक हुए थे जेता और कुंपा, अपन आगे उनकी बात करेंगे। तो मालदेव का यहाँ पर जो कुंपा सेनापति था, ठीक है, मालदेव का सेनापति था कुंपा, तो कुंपा को बीकानेर सौंप देता है मालदेव, ठीक है। मालदेव बीकानेर पर अधिकार कर लेता है, और जो अपना एक सेनापति था कुंपा, उसको बीकानेर का प्रशासक बना देता है। ठीक है, इस प्रकार से समझना। ये जो कुंपा था मालदेव का सेनापति था। तो भाई मालदेव जब जैत सिंह को मार देता है और कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चले जाता है, तो इसका मतलब बीकानेर पर अधिकार मालदेव कर लेता है। तो यहाँ का प्रशासक अभी किसको बनाया जाए? तो मालदेव का एक सेनापति था कुंपा, इसको बीकानेर का प्रशासक बना देता है मालदेव, ठीक है। भाई तू यहाँ पर रह, बीकानेर में रह, बीकानेर को कंट्रोल कर, बीकानेर को संभाल, और मैं अब वापस जोधपुर जाता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब जो कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाता है मालदेव, इसी के साथ एक डीडवाना की जागीर और दे देता है कुंपा को, ठीक है। भाई मालदेव एक जागीर थी मालदेव की डीडवाना, तो डीडवाना की जागीर भी कुंपा को दे देता है मालदेव। तो ये ध्यान रखना, कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाता है मालदेव और डीडवाना की जागीर दे देता है। यह हो गई बीकानेर की बात। अब बात आती है मेड़ता की। देखिए वापस बताऊं, मालदेव और बीकानेर के जैत सिंह में पाहिबा या साहिबा का युद्ध होता है 1541 में, ठीक है। ये सन ध्यान रख लेना, पाहिबा या साहिबा युद्ध की सन देख लेना। ये किस किस के बीच होता? जोधपुर के मालदेव और बीकानेर के जैत सिंह के बीच होता है। बीकानेर का जैत सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। जैत सिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चले जाता है। मालदेव अपने एक सेनापति कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाता है और डीडवाना की जागीर दे देता है, ठीक है। ये बात हो चुकी है
बीकानेर के साथ संबंध थे मालदेव के, किस प्रकार से रहे थे। बीकानेर देखिए भाई अपने भाई बंधुओं को भी नहीं छोड़ा था। जो मालदेव था ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता रहता था, बहुत ज्यादा वीर साहसी बंदा हुआ था मारवाड़ का, बहुत ही बड़ा शासक हुआ था। अपन बात करेंगे बड़े बड़े शासकों के साथ इसने युद्ध लड़े हैं, हालांकि चालाकी से, फिर यानी जो दूसरे जो शासक थे दुश्मन थे वो चालाकी करते हैं इसके साथ और फिर इसको हरा देते हैं फाइनली। ठीक है, अपन आगे और बात करेंगे। अब बात करते हैं मेड़ता के साथ संबंध। देखिए मेड़ता की भी अपन थोड़ी बहुत जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जो भी फैक्ट था उसकी बात कर लिए थे। जो जोधपुर का जो शासक था जोधपुर का जो राजा की अपन बात कर चुके हैं पहले, यानी जोधा के देखिए दो बेटे थे, बीका और उदा। बीका बीकानेर चले जाता है 1465 के आसपास। ठीक है, दूधा मेड़ता का सामंत बन जाता है। ठीक है, ये दोनों बेटे थे जोधा के। देखिए दूधा जो मेड़ता का जो सामंत था, या राठौड़ रियासत थी मेड़ता भी, भाई जो जोधपुर के जोधा का बेटा ही दूधा वहां पर जाता है मेड़ता पर और वहां का सामंत बनता है। ये भी राठौड़ शासक हो गई, यानी ये भी जो मेड़ता भी राठौड़ रियासत हो गई। जो दूधा था इसके दो बेटे थे, वीरमदेव और रतन सिंह। ठीक है, वीरमदेव और रतन सिंह। वीरमदेव भी खानवा युद्ध में जाता है सांगा की तरफ से, और रतन सिंह खानवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है सांगा की तरफ से। रतन सिंह की एक बेटी थी मीराबाई, जिसकी शादी भोजराज से हुई थी, अपन ये बात भी कर चुके हैं। वीरमदेव का जो बेटा था जयमल, तो अपन वो भी बात कर चुके हैं। जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडाव तो अपन पढ़े थे। देखिए अब बात आती है मेड़ता के साथ संबंध कैसे रहते हैं मालदेव। मेड़ता का उस समय राजा था वीरमदेव। ठीक है, मेड़ता का इस समय जो राजा था वीरमदेव। देखिए मालदेव के जो समकालीन मेड़ता का राजा था वीरमदेव, तो ये जो मालदेव था उधर बीकानेर को जीत लेता है। अब यानी मेड़ता पर आक्रमण करता है। वीरमदेव वही बात करता है, ये वही बात कहता है, यार मैं तो तेरा ही भाई बंधु हूँ, जोधपुर से आए, जो मेरे पूर्वज जोधपुर से आए हैं, तो इस प्रकार से लड़ाई करना तो गलत बात है। वो जो नॉर्मल बात है, यार अपन भाई भाई मिलकर रहेंगे, तू भाई जोधपुर में है, मैं मेड़ता में हूँ, तो यार किस प्रकार से लड़ाइयाँ करता है, नुकसान तेरा भी होगा मेरा भी होगा। मालदेव वही बात कहता वापस कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा, अगर तेरे में दम है या तू अगर पावरफुल है तो तू लड़ाई करके तू जीत ले मेरे क्षेत्र, और या फिर मैं शक्तिशाली रहूंगा तो फिर मैं युद्ध करके तेरे क्षेत्र जीतूंगा। इनके बीच में फिर लड़ाई होती है, मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, वीरमदेव को हरा देता है और ये जो मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। देखिए इनके बीच में जो इस साम्राज्य विस्तार की नीति तो थी मालदेव की, लेकिन एक विवाद और था। एक कोई हाथी था, दरिया जोश नाम का एक हाथी था। ठीक है, नाम ध्यान रखना। साम्राज्य विस्तार की नीति तो मालदेव की बहुत अच्छी खासी रही थी। ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। जो राजस्थान के खूब राजा रहे हैं कि भाई जो वो अपना साम्राज्य विस्तार में विश्वास नहीं करते थे, वो अपनी रियासत को कंट्रोल करने में विश्वास रखते थे, या अपनी रियासत को या बचाकर रखते थे। ठीक है, ये एक दरिया जोश नाम का हाथी था। इसको लेकर भी मेड़ता के वीरमदेव और मालदेव में लड़ाई होती है, और जो साम्राज्य विस्तार की नीति भी थी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। दरिया जोश नामक जो हाथी था, इसको लेकर वीरमदेव मेड़ता और मालदेव जोधपुर के बीच में लड़ाई होती है। मालदेव वीरमदेव को मेड़ता के जो राजा का पत्ता है, सामंत का पत्ता, यहाँ से हटा देता है। ठीक है, और मेड़ता पर भी अधिकार कर लेता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो फिर वीरमदेव को हटा देता है, तो वीरमदेव किसके पास है, वीरमदेव सहायता के लिए किसके पास है, तो वीरमदेव भी जब बीकानेर का जो कल्याणमल गया था जिसके पास ही चले जाता है। ठीक है, तो मेड़ता का वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चले जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो जो राठौड़ शासक है वो एक राठौड़ शासक के खिलाफ ही एक अन्य शक्ति के पास सहायता मांगने चले जाते हैं। ठीक है, एक तो बीकानेर का कल्याणमल चले जाता है जैत सिंह का बेटा, और मेड़ता का वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले जाता है। ठीक है, दो शासक यानी राठौड़ शासक है मालदेव के खिलाफ शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चले जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती थी शेरशाह की भी करेंगे अपन बात, शेरशाह सूरी की भी। पहले बात कर लेते हैं हुमायूं की। ठीक है, अब बात आती है मालदेव और हुमायूं के संबंध कैसे रहे।
मालदेव और हुमायूं के संबंधों के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देखिए शेरशाह सूरी उस समय बिहार का शासक था, ठीक है, शेरशाह सूरी बिहार का शासक था। बाबर 1526 में इंडिया में आता है, कब्जा करता है, पहली बार दिल्ली पर कब्जा करता है 1526 में, ठीक है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के बाद में जो अगला शासक बनता है हुमायूं बनता है, मुगल बादशाह बनता है, मुगल सुल्तान बनता है, हुमायूं बनता है। शेरशाह सूरी बिहार का शासक बन रखा था। शेरशाह सूरी हुमायूं पर, जो हुमायूं के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। शेरशाह सूरी इधर हुमायूं के आगरा को जीत लेता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी आगरा को जीत लेता है, उधर दिल्ली पर आक्रमण करता है, यानी उस समय मुगल बादशाह हुमायूं था। हुमायूं दिल्ली से भागता है, राजस्थान की तरफ भागता है शेरशाह सूरी के डर से, शेरशाह सूरी के आक्रमण से बच के, ठीक है। राजस्थान में एक जगह पड़ती है जोधपुर, जोधपुर में एक जगह पड़ती है जोगी तीर्थ नामक, जोगी तीर्थ, ठीक है। अपन अगर प्रॉपर बात करें या मुख्य रूप से बात करें, चौसा और बिलग्राम के युद्धों में हारकर हुमायूं, शेरशाह सूरी से हारकर हुमायूं इधर गुजरात की साइड जाना चाहता था राजस्थान से, ठीक है। यानी शेरशाह सूरी से हुमायूं चौसा और बिलग्राम के युद्धों में हारकर गुजरात की साइड जाना चाहता था दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली का जो सुल्तान था पहले हुमायूं, शेरशाह सूरी चौसा और बिलग्राम के युद्धों में हुमायूं को हरा देता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली से गुजरात जाना चाहता था हुमायूं, लेकिन राजस्थान में अपना डेरा डालता है या शरण लेता है कुछ दिनों के लिए। तो राजस्थान के जोधपुर में जोगी तीर्थ नामक जो स्थान है वहां पर रुकता है, अपनी सेना का जो भी तंबू वगैरह थे ये ताड़ता है या डेरा लगाता है। अब आगे बात करें, गुजरात की वो रियासतों को जीतना चाहता था आगे हुमायूं, ठीक है। दिल्ली से तो शेरशाह सूरी के आगे आगे भाग रहा है, लेकिन जोगी तीर्थ नामक स्थान पर प्लानिंग बनाता है हुमायूं और वो गुजरात की रियासतों को जीतना चाहता था हुमायूं। मालदेव जोगी तीर्थ यानी मालदेव के पास समाचार पहुंचते हैं हुमायूं के कि भाई जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं आया हुआ है, शेरशाह सूरी से हारकर या शेरशाह सूरी के आक्रमण से बचकर आया हुआ है, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुका हुआ है। मालदेव खुद समाचार भेजता है या खुद लेटर भेजता है हुमायूं के पास कि मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तेरे को सेना देने के लिए भी तैयार हूं और तू मेरी शरण में यहाँ पर रह सकता है, अपन बाद में धीरे धीरे करके शेरशाह सूरी से बाद में लड़ लेंगे, अभी अपनी परिस्थितियां ठीक हो जाने दे कुछ समय के लिए। लेकिन इस समय जो हुमायूं था ये मालदेव की जो हेल्प को है, मालदेव की सहायता को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसके पास उस समय यानी हुमायूं के पास इस समय सहायता काफी थी। भाई हुमायूं इस समय सहायता प्राप्त कर रहा था पाकिस्तान की कुछ सिंध प्रांत में एक थट्टा नामक स्थान है, ठीक है। सिंध प्रांत में एक थट्टा नामक स्थान का जो भी शासक था या राजा था उससे यानी सहायता प्राप्त कर रहा था, सहायता उससे मिल रही थी। तो हुमायूं को लगा अपने पास पर्याप्त सहायता है या पर्याप्त हेल्प मिल रही है अपने को, काफी है, इनफ है। हुमायूं मालदेव को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, अच्छा भाई मुझे सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ठीक है। अब आगे क्या करना, ये गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था। देखिए जोगी तीर्थ नामक स्थान पर जब ये था तब फिर इसको वापस कुछ दिनों बाद में याद आता है मालदेव कि यार अपने को अब सहायता ले लेनी चाहिए मालदेव की। मालदेव के पास ये 3 लोग भेजता है, ठीक है। हुमायूं 3 लोग भेजता है मालदेव के पास। मीर समंद सोनी यानी मीर समंद भेजता है, एक राइमल सोनी भेजता है और एक अतका खान भेजता है। ठीक है। हुमायूं फिर बाद में मालदेव के पास ये 3 जो अपने सेनापति थे ये 3 दूत भेजता है हुमायूं मालदेव के पास, ये 3 दूत भेजता है सहायता के लिए, ठीक है। मीर समंद, राइमल सोनी और अतका खान,
देखिए इस प्रकार के फैक्ट शायद एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना कुछ जगह पर अपने को मिल जाएंगे। भाई फर्स्ट टाइम ये गया था, मीर समून फर्स्ट टाइम गया था, राइमल सोनी सेकंड टाइम गया था, और अतका खान थर्ड टाइम गया था या तीसरी बार गया था। ये 3 दूत गए थे हुमायूं के पास, हुमायूं की तरफ से मालदेव के पास में। कुछ जगह अपने को ऐसा मिलता है भाई तीनों एक साथ गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पचड़ों में नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है मीर समून, राइमल सोनी और अतका खान हुमायूं की तरफ से मालदेव के पास दूत बनकर जाते हैं। बातचीत होती है मालदेव से इन तीनों दूतों की। मालदेव कहता है इन तीनों को, भाई आपको अगर जो भी मेरी सहायता चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता मांगने के लिए मालदेव के पास गए थे। तो मालदेव कहता है बस शेरशाह सूरी मेरा भी दुश्मन है, जो मेरे खिलाफ जो लड़के जो बंदे गए हैं बीकानेर वाले और मेड़ता वाले, वो शेरशाह सूरी की शरण में है। तो इसका मतलब वो मेरे जो दुश्मनों को सहायता देने के लिए तैयार है, तो वो शेरशाह सूरी मेरा भी दुश्मन हो गया है। तो हम अपन मिलकर शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ेंगे। और इन तीनों को यानी आश्वासन देता है और कहता है कि भाई आप हुमायूं से जाकर कह दीजिए कि आपको अगर रुकने की आवश्यकता है या आपको शरण चाहिए तो आप बीकानेर में जाइए, बीकानेर के किले में रहिए, बीकानेर अपने अधिकार में है, तो बीकानेर में आप रह सकते हो, ठीक है। तो एक बीकानेर देने की और सैनिक सहायता देने की बात करता है मालदेव, या बीकानेर देने का और सैनिक सहायता देने का वादा करता है इन तीनों दूतों से हुमायूं के लिए, ठीक है। तो ये भाई आप जाकर बोल दीजिए आप हुमायूं को, भाई मैं बीकानेर देने के लिए तैयार हूँ, बीकानेर में आप रह सकते हो और मैं सैनिक सहायता देने के लिए भी तैयार हूँ। ये तीनों दूत हुमायूं के पास आते हैं। हुमायूं पूछता है भाई क्या बात हुई। ये जो दूत थे अलग अलग टाइम जाते हैं, ये तीनों एक साथ जाते हैं। तो ये आकर बताते हैं हुमायूं को भाई ये बात हुई है, बहुत ही सकारात्मक उत्तर दिया है, बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है, काफ़ी अच्छी सिंपैथी जताया है मालदेव अपने लिए या अपने पक्ष में, और वो अपने पक्ष में आने के लिए तैयार है, अपने को सैनिक सहायता भी देगा और रहने के लिए बीकानेर भी दे रहा है। बीकानेर अभी उसके अधिकार में, अपन पहले बात कर चुके हैं, बीकानेर कुंपाकुर को बीकानेर का प्रशासक बना दिया था, ठीक है। देखिए अब बात आती है कि जो ये अब यहाँ तक की बात बताते थे जो दूत थे हुमायूं को बात बताते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि भाई यार एक प्रॉब्लम थी सर। हुमायूं को कहते हैं कि सर एक प्रॉब्लम थी कि अपने को आश्वासन तो दे दिया, ठीक है, बीकानेर देने का और सैनिक सहायता देने का माल, लेकिन उसके पास हम जब बात करने गए थे, हमारी बातचीत हो चुकी थी, तब एक दूत और आया था। तो हुमायूं कहता भाई वो कौन था। तो ये जो दूत थे ये कहते हैं भाई वो जो दूत आया था वो शेरशाह सूरी का दूत था। फिर उसके साथ क्या बातचीत हुई मालदेव की। तो ये जो दूत कहते हैं भाई ये इतना पता नहीं है, ये जो उनके बीच में बातचीत हुई है वो प्राइवेट थी, जो हमारे से अलग रूम में जाके बात किया था या अलग ऑफिस में जाके बात किया था, और उससे जो अलग यानी अलग क्षेत्र में जाके बात किया था जो शेरशाह सूरी का जो दूत था, या उससे अलग ही बात किया था, ठीक है, हमारे सामने उससे बात नहीं किया, ठीक। तो हुमायूं को लगता भाई यार ये क्या बात हुई, एक साइड अपने दूतों को आश्वासन दे रहा है, एक साइड दूसरे जो शेरशाह सूरी के दूत को भी बातचीत के लिए बुला रहा है या बातचीत हो रही है उनकी। तो इसका मतलब भाई क्या समझे, कुछ तो फिर दाल में काला हो सकता है, ठीक। देखिए अगर देखा जाए, अगर जो हुमायूं भी इस प्रकार की गलतियां नहीं करता तो भी अच्छा होता, अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मालदेव और हुमायूं जो दोनों की भाई कुछ गलतियां आती है, कूटनीतिक गलतियां सामने आती है, वो अपन आगे बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये जो हुमायूं था मालदेव पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, मालदेव पर विश्वास नहीं करता यानी अविश्वास करता है, ट्रस्ट नहीं कर पाया था हुमायूं। फिर हुमायूं अपने एक पुस्तकालय अध्यक्ष के पास जाता है, ठीक है। इसका पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख, ठीक है। हुमायूं को पुस्तकालय अध्यक्ष है, लाइब्रेरियन था एक मुल्ला सुर्ख। हुमायूं मुल्ला सुर्ख के पास जाता है और मुल्ला सुर्ख को ये पूरी बात बताता है, ठीक है। हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं कर पाता है और अपने पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन जो मुल्ला सुर्ख था इसके पास जाता है और पूरी बात बताता है, भाई इस प्रकार मैंने दूत भेजे थे मालदेव के पास। मालदेव सकारात्मक उत्तर देता है, लेकिन मेरे दूतों से बात करने के साथ साथ ही एक अन्य दूत जो शेरशाह सूरी का
दूत था उससे भी अलग जाकर या प्राइवेट बात करता है। देखिए जो हुमायूं था ये खूब ही पढ़ा था, किताबी कीड़ा था। ऐसा भी कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु जो अंत में हुई थी वो अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई किस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो ये अपने लाइब्रेरियन से भी काफ़ी बातचीत करता था, क्लोज था। तो हर प्रकार की जो ये देखिए इस प्रकार की जो राय लेता था तो ये अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख से लेता था। तो मुल्ला सुर्ख इसको बताता है भैया वो जो अलग से बातचीत किया था शेरशाह सूरी के जो दूत से, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी सहायता नहीं करेगा, वो शेरशाह सूरी की सहायता करेगा। हुमायूं पूछता है ऐसा क्यों? शेरशाह सूरी को फिर जो मुल्ला सुर्ख कहता है यार मैंने इसका जो पूरा इतिहास देखा है अभी तक, ये अपने भाई बंधुओं को पीट पीट के मारा है, किसी को हराया है, किसी को भगाया है। इसके जो भाई बंधु इसके खिलाफ हो रखे हैं, ये अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने जो भाई बंधु था बीकानेर वाला जैत सिंह उसको मार दिया है, उसका बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास है। अपना ही एक भाई बंधु था इसका मेड़ता का विरमदेव, उसको हरा देता है, मेड़ता पर अधिकार कर लेता है, वो भी शेरशाह सूरी की शरण में है सहायता के लिए। तो ये चाह रहा है कि भाई तू बीकानेर के किले में जाए और बीकानेर के किले में जाकर ये तुझे ले जाकर ये तुझे गिरफ्तार कर लेगा। अगर हुमायूं को लगता है यार ये बात सही हो सकती है, लेकिन कुछ जगह कुछ गलतियां भी हो जाती है, हर किसी से गलती हो जाती है। ठीक, तो ये अपने जो लाइब्रेरियन था या पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख के कहने में आ जाता है हुमायूं, और यहाँ से भगता है, चप्पलें हाथ में उठाता है, दौड़ लगाता है यहाँ से जोगी तीर्थ नामक स्थान से, और पीछे मुड़ के ही नहीं देखता है और इधर पाकिस्तान की तरफ चले जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में एक रियासत पड़ती थी अमरकोट। ठीक है, अमरकोट रियासत का जो राजा था वीरसाल सोडा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख के कहने पर पाकिस्तान की अमरकोट रियासत के जो शासक था राजा था जो वीरसाल सोडा, इसकी शरण में चले जाता है। ठीक है, अब देखिए बाद में हुमायूं ईरान चले जाता, सिंध से फिर फाइनली ईरान चले जाता है और ईरान की तरफ फिर अपनी जो सेना बढ़ाता है और ईरान के जो लोगों ही है ईरान के शासकों की सहायता से वापस फिर भारत पर कब्जा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हिंदुस्तान पर कब्जा करता है। तो ये ध्यान रखना जो देखिए जो सिंध प्रांत में आती थी उस समय अमरकोट रियासत है, तो अमरकोट रियासत को वीरसाल सोडा के पास चले जाता है, फिर सिंध से ईरान की तरफ चले जाता है, ईरान में वापस अपनी सेना तैयार करता है और ईरानियों की सहायता लेता है और फिर वापस हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान पर कब्जा करता है। अब देखिए थोड़ा ध्यान रखना, यदि मालदेव और हुमायूं कुछ समझदारी दिखाते या थोड़ी बहुत समझदारी दिखाते तो शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन भी तो बना सकते थे। ये हुमायूं तो अपने जो लाइब्रेरियन जो था या पुस्तकालय अध्यक्ष था इसके कहने में नहीं आता, तो मालदेव से अच्छे से बात कर सकता था और मालदेव भी अगर जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आकर बातचीत करता हुमायूं से। तो देखिए जो ये जो दूत थे, एक तो अपन किसी से डायरेक्ट मिले किसी बात के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या किसी बीच वाले दलाल को अपन बीच में रखें। देखिए जो दलाल वगैरह होते हैं, जो बिचौलिया वगैरह होते हैं, वो किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं किसी भी तरफ से। अपन ने तो यहीं ले लो, अपन अगर किसी लड़की कोई लड़की या लड़के का रिश्ता तय करवाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, लड़की वालों को कुछ भी देना होता है, कुछ भी नहीं देना होता। लड़के वालों को दहेज की मांग हो न हो, लेकिन लड़के की पोस्ट के अकॉर्डिंग ही जो बिचौले होते हैं भाई वो बताते रहते हैं भाई ये गाड़ी लगेगी, इतना पेमेंट लगेगा, इतना केस देना पड़ेगा, ये लगन में देना पड़ेगा, ये शादी के टाइम देना पड़ेगा और लगन से पहले ये जो पेमेंट सगाई के टाइम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बिचौले होते हैं, वो इस प्रकार की बातें कर देते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं और किसी भी चीज़ को यानी
डाउन करके भी ही पेश कर देते हैं लोगों के सामने, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जो अगर मालदेव इन तीनों से बात करने के बाद खुद भी हुमायूं से आकर मिल लेता और सही बातचीत करता, तो शायद दोनों के संबंध और अच्छे हो जाते और दोनों गठबंधन कर सकते थे, ठीक है। और जो ये अफगानों की जो सेना थी, ये अफगानों की जो सत्ता थी, इसको समाप्त कर सकते थे, यानी शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन कर लेते और शेरशाह सूरी को यहाँ से उखाड़ भगाते या शेरशाह सूरी का शासन समाप्त कर सकते थे, ठीक है। देखिए अब बात आती है जो मालदेव और शेरशाह सूरी के अपन बात कर लिए हैं इस संबंधों की, ये किस प्रकार से इनके बीच में ये संबंध बनते हैं, किस प्रकार से ये मालदेव इसके जो हुमायूं के अपन मालदेव और हुमायूं के संबंधों के बारे में बात कर लिए, ठीक है। किस प्रकार के संबंध थे, किस प्रकार से हुमायूं भाग जाता है फिर जोगी तीर्थ नामक स्थान से। अब बात आती है हुमायूं और शेरशाह सूरी के संबंध। ये देखिए थोड़ा सा हुमायूं और जो मालदेव वाला संबंध है, इनमें इंपॉर्टेंट बनता है तो ये जो हुमायूं के तीनों ये दूत थे, इनकी बात ध्यान रख लेना। और एक की जो कहाँ किस पर जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुका था हुमायूं, ये स्थान नाम ध्यान रख लेना, स्थान का नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन मालदेव और शेरशाह सूरी के संबंध। शेरशाह सूरी अफगान शासक था, सूर साम्राज्य का शासक था, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए थोड़ा सा अगर ये रेड पेन से शायद दिख रहा नहीं हो आप, तो मालदेव और शेरशाह सूरी से संबंध, ये दो अपन ने हेडिंग डाली है और ऊपर मालदेव लिखा हुआ है। कुछ फैक्ट पहले भी अपन ने लिखे हैं, अगर आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर नेक्स्ट क्लास में रेड पेन यूज नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी सी सहूलियत रहती है समझाने के लिए और आपको समझने के लिए भी, तो मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ। देखिए ये जो शेरशाह सूरी और मालदेव था, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से संबंध रहते हैं। जब मालदेव खुद साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, शेरशाह सूरी भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, ठीक है। दोनों की एक प्रकार की ये नीति थी, तो दोनों की नीतियां जैसे इस प्रकार से, तो वो भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, मालदेव भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। देखिए जो ये संबंध थे मालदेव और शेरशाह सूरी के, इनमें जो मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है, ठीक है, कूटनीतिक गलतियां करता है। कैसे गलतियां करता है कि अपने ही भाई बंधुओं जैसे वीरमदेव और जैत सिंह को हराता है। जैत सिंह का बेटा शेरशाह की शरण में चला जाता है, यानी कल्याणमल शेरशाह की शरण में चले जाता है, और मेड़ता का वीरमदेव भी शेरशाह सूरी की शरण में चले जाता है, ठीक है। देखिए मालदेव का जो राज्य था उस समय, जो मारवाड़ राज्य था, वो दिल्ली सल्तनत के टच करता हुआ था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी को लग रहा था भाई मालदेव उधर मारवाड़ का बड़ा राजा है, बड़ा शासक है, अच्छी खासी सेना रखता है साथ में, और वो कहीं ना कहीं अपने को भविष्य में यानी दिल्ली सल्तनत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो शेरशाह सूरी मालदेव से खतरा महसूस करने लग गया था, ठीक है। अब बात आती है कि जो मालदेव की नजर में शेरशाह सूरी वीरमदेव और कल्याणमल की सहायता कर रहा है, भाई उनको शरण दे रखा है शेरशाह सूरी, वीरमदेव और कल्याणमल को, तो जो मालदेव को लगता है कि भाई उनकी हेल्प कर रहा है, और शेरशाह सूरी को लगता है या शेरशाह सूरी की नजर में मालदेव हुमायूं की हेल्प कर रहा है। हुमायूं इधर रुकता है, जोगी तीर्थ नामक स्थान पे वो सैनिक सहायता और बीकानेर देने का वादा करता है, हालांकि वो सहायता ले नहीं पाता है, लेकिन शेरशाह सूरी की नजर में ऐसा ही था कि भाई ये जो मालदेव है हुमायूं की हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में इस प्रकार की जो दूरियां बढ़ जाती है, एक दूसरे के खिलाफ होते, भाई ये तो जो शेरशाह सूरी थे इसके खिलाफ लड़े हुए बंदों को शरण दे रखा था, और जो शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ा हुआ बंदा हुमायूं था, तो हुमायूं को ये शरण देने के लिए तैयार था मालदेव। तो इस प्रकार के इनके बीच में विवाद ज्यादा ही होता है, और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, एक बड़ा युद्ध होता है, ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध।
देखिए जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये इम्पोर्टेंट है और ये 1544 में होता है, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में होता है, इम्पोर्टेंट युद्ध है। 5 जनवरी 1544 को, अगर डेट याद रखना चाहो तो डेट भी लिख लेना, ठीक है। 5 जनवरी 1544 को युद्ध होता है। गिरी पहाड़ियों को बोलते ही, ये पहाड़ी का जो पर्यायवाची है, सुमेल नामक जो पहाड़ियां हैं इनको, ठीक है। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। अब देखिए थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ी बातें समझने की आप कोशिश करना। किस प्रकार से जो शेरशाह सूरी यहाँ पे माइंड लगाता है या अपना दिमाग लगाता है और दिमाग से फिर मालदेव को हराता है। देखिए जो कुंपा था, कुंपा कुछ दिनों से मालदेव के पास आ गया था, बीकानेर को छोड़ गए कि मेरा तो वहां पे मन नहीं लग रहा है और आप भी बस शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो और मैं भी आपके साथ शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ना चाहता हूँ या आपकी सहायता करना चाहता हूँ, ठीक है। कि जो गिरी सुमेल का युद्ध होगा वो उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं वहाँ पे बीकानेर में बैठा रहूंगा, आप इधर युद्ध लड़ते रहो, ठीक है, तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। देखिए जो गिरी सुमेल वाले जो स्थान है वो भी कुंपा और जेता के कहने पर ही जो जगह जो निश्चित किया था, जो मालदेव भाई यहाँ पर अपन युद्ध करेंगे। तो शेरशाह सूरी की सेना इधर एक साइड आकर रुक जाती है और एक साइड मालदेव की सेना आकर रुक जाती है। अब शेरशाह सूरी को लगता है यार भाई अपन किस प्रकार से युद्ध लड़े, ये जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है इन पहाड़ियों में अपन किस प्रकार से युद्ध लड़ेंगे। और फिर जो शेरशाह सूरी को पहले ही पता भी चल गया था, कुछ जो सैनिकों ने बता दिया था भाई सर इस प्रकार से अपन डायरेक्ट हल्के में तो युद्ध लड़ नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा राजा है, भगा भगा के मारता है, पहले अपने भाई बंधु को नहीं छोड़ा, इसके 2 भाई बंधु तो अपने यहाँ पर शरण में आ रखे हैं। शेरशाह सूरी जो वीरमदेव को और कल्याणमल को बुलाता है, यार आप किस प्रकार की बातें कर रहे थे भाई, अपन मिलकर लड़ेंगे मालदेव के खिलाफ और इसके बारे में तो मैं तो बहुत ज्यादा कुछ सुन रहा हूँ, इसकी चर्चाएं तो ज्यादा हो रही है और ये तो कोई तुम्हारे को रहा है और भी अपने जो छोटे मोटे जो शासक थे आसपास के जो सामंत वगैरह थे उनको रहा है कि भाई ये तो मार रहा है, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। तुम कह रहे हो कि अपन मिलकर मालदेव को हराएंगे और भाई हमें यानी वीरमदेव की सोच थी कि भाई मुझे मेड़ता दिला देना और जो कल्याणमल की सोच थी मुझे बीकानेर दिला देना और आप जोधपुर पर अधिकार कर लेना जीतने के बाद। तुम तो ये प्लानिंग बना रहे हो और मुझे लगता है ये भाई अपने को भगा भगा के मारेगा और अपने को हराएगा और ये दिल्ली पर कब्जा कर लेगा मालदेव। शेरशाह सूरी को इस प्रकार का डर लग रहा था। अब देखिए शेरशाह सूरी के लिए ऐसा कहा जाता है, भाई इसका नाम एक तो शेरशाह था, शेर जितनी ताकत हो थी इसमें और इतना ही या उससे भी ज्यादा चालाक था, ठीक है, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक बताया जाता है शेरशाह सूरी। तो ध्यान रखना शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा, एक भाई बहुत ही ताकतवर था और काफी चालाक भी था। इधर मालदेव भी काफी ताकतवर था, खूब रियासतों को जीत रहा था, खूब क्षेत्रों को जीत रहा था, बड़ा राजा था मारवाड़ का। अब शेरशाह सूरी दिमाग लगाता है, चालाकी करता है, दिमाग लगा के फिर चालाकी करता है। ये अपने 3-4 अच्छे बंदे लेता है, 5-7 बंदे लेता है और उनको कहता है भाई यार किसी न किसी प्रकार से तो मालदेव को जीतना पड़ेगा या मारवाड़ को जीतना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बेइज्जती होगी और ये दिल्ली पर आक्रमण कर लेगा, दिल्ली पर कब्जा कर लेगा अपने को हरा के। शेरशाह सूरी अपने 5-7 बंदों को तैयार करता है और कहता है भाई यार तुम एक काम करो, तुम तलवारें वलवारें जो हथियार बेचने का काम करो 2-5 दिन के लिए और आप और कहीं पे भी मत जाओ, आप तो ओनली जो मालदेव के डेरे हैं या सेना के डेरे लगे हुए हैं, जो मालदेव की सेना रुकी हुई है उन कैंपों में जा जाकर भाई तलवार वलवार बेचो, ढाले भाले बेचो, हर माल 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये तो कर ही सकते हो, 10 रुपये 5 रुपये में तलवारें मिलेगी नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से आप बोली लगाना, हर माल 100 रुपये 50 रुपये, तलवारें 100 रुपये 50 रुपये। तो ये 5-7 बंदे बेचता है और तलवार बेचने वालों, ढाल बेचने वालों और भाले बेचने वालों, एक प्रकार से हथियार बेचने वालों का वेश धारण करवाता है। जो 5-7 बंदे तैयार किया था उनको ट्रेनिंग देता है अच्छी सी, उनके पास में तलवारें भाले वगैरह अवेलेबल करवाता बेचने के लिए। मालदेव आवाज सुनता है इनकी इस प्रकार से,
बेचने वालों के जो सामान, तो इनको बुलाता भाई यार ये तो तलवारें वलवारें हथियार बेचने वाले हैं, तो इनको बुलवाता है। देखिए शेरशाह सूरी चालाकी इस जगह करता है कि जो ये तलवारें वगैरह बेचने वाले थे, हथियार बेचने वाले बनाए थे, उनको 3-4 चिट्ठियां लिख कर देता है और इनको कहता है भाई तुम तलवारें बेचने जाओ, तलवारें ले तो ठीक, नहीं ले तो ठीक, लेकिन ये पर्चियां किसी न किसी प्रकार से वहां पे पटक देना, उसके डेरे में पटक देना जहां पर मालदेव की नजरें पहुंच जाए। ठीक, आपका काम और आपकी जिम्मेदारी ये है इन पर्चियों को मालदेव तक पहुंचाने की। वो जो चिट्ठियां थी उनमें इस प्रकार की बातें लिखता है, जैसे कुंपा और जेता, जेता और कुंपा इसके सेनापति थे मालदेव। ठीक है, कुंपा की अपन पहले बात कर चुके हैं, तो जेता और कुंपा दोनों मालदेव के सेनापति थे। तो शेरशाह सूरी उन पर्चियों में लिखता है कि जैसे जेता और कुंपा शेरशाह सूरी के पास लेटर भेज रहे हो, उन पर्चियों को संबोधित ही इस प्रकार करते हैं कि शेरशाह सूरी तू ढंग से आना, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी तू लड़ने के लिए आएगा हमारी सेना या मालदेव के खिलाफ, तो हम तेरी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम तेरा साथ देंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी लिखता है, लेकिन संबोधित इस प्रकार से करता है उन चिट्ठियों को कि जैसे जेता और कुंपा लिख रहे हो। वो जो ढाल बेचने वाले जाते हैं, वो जो ढाल वाल दिखाते हैं, मालदेव उनको बुलाता है और अपने सैनिकों को, जेता कुंपा को, सबको एक जगह बुला के बोलता है कि भाई ठीक है, तुम ढाल तलवारें वगैरह सब ले लो, युद्ध के समय तो काम आएगी। और कोई 150 तलवारें सब खरीद लेते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं उस समय जो बेचने वाले थे, जो हथियार बेचने वाले थे, जो वेश धारण कर रखे थे, शेरशाह सूरी के जो बंदे थे, कैंडिडेट थे तैयार किए हुए, ये उन पर्चियों को वहां पर गिरा देते हैं। अब वो बेचकर चले तो जाते हैं। अब मालदेव की नजरें पड़ती हैं उन कागजों पर, उन चिट्ठियों पर, यार ये जो अपना डेरा लगा हुआ, इनमें जो इस डेरे में ये फ्रेश जो चिट्ठियां हैं, जो समटी हुई है, जो फोल्ड हो रखी है, सिमेटी हुई जो चिट्ठियां हैं, वो यार इतनी फ्रेश चिट्ठियां यहाँ पे क्या कर रही है, ये कागज काहे के हैं। मालदेव उन चिट्ठियों को उठाता है, पढ़ता है, पूरी बात पढ़ता है। मालदेव पढ़ता है, जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, अरे यार ये तो विश्वासघात हो रहा है अपने साथ। जेता और कुंपा इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये शेरशाह सूरी की हेल्प करने के लिए तैयार हो रखे हैं। फिर मालदेव को कुंपा पर इस प्रकार से अविश्वास हो जाता है कि ये पहले बीकानेर का प्रशासक बनाया हुआ था और बीकानेर से कुछ ही दिनों पहले आया है और अपने साथ लड़ने की बात कर रहा है। क्यों नहीं, ये शायद शेरशाह सूरी से मिल रखा हो पहले से और ये युद्ध से पहले यहाँ पे आ गया हो। ठीक, और जेता और कुंपा ने ही ये जो जगह निश्चित करवाई है कि हमारे जो जेता के नाम, देखिए ये जो गिरसुमेल वाला युद्ध है, इसको जेताने के युद्ध से भी जाना जाता है। ये पाली में पड़ता है, गिरिसुमेल वाला जो क्षेत्र है, ये जेतारण है जो पाली में पड़ता है। तो ये जो जेतारण का नाम जेता के नाम पे है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जगह, ये जो स्थान है युद्ध का, ये भी निश्चित करवाने वाले जेता और कुंपा ही है। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की ओर संकेत कर रहा है, ये जो चिट्ठी है, कि ये जो हमारा क्षेत्र है, इसमें हम अच्छे से जानते हैं, जो भी लड़ना हो, कुछ भी जो भी करना होगा, युद्ध की व्यवस्था या तकनीक हम जानते हैं, और तू आराम से युद्ध करने आना, हम तेरी सहायता करेंगे, मालदेव को तुझे सौंप देंगे। ठीक है, मालदेव की आंखें खुल जाती है। अब मालदेव को लगता है भाई यार ये तो गलत हो रहा है, और मालदेव अचानक से अपनी रणनीति चेंज करता है और मालदेव इस युद्ध स्थान से वापस जाने की या वापस भागने की प्लानिंग कर लेता है। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चले जाता है। ठीक है, आप ये वाक्य लिख लेना। इस युद्ध से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण, शेरशाह सूरी इस प्रकार का चालाकी करता है, इस प्रकार की चालाकी करता है चिट्ठियां वगैरह लिखने की, या उसके डेरे, मालदेव के डेरे में पटकवाने की या डलवाने की। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चले जाता है, ये वाक्य लिख लेना। अब देखिए, मालदेव इनको पूरी बात बताता है, इन जो सैनिकों को, जो भी अपने पूरे सैनिक थे। अभी जेता और कुंपा को टारगेट कर रहे हैं सब, जेता और कुंपा तुम ऐसे हो सकते हो क्या, अपनी रियासत, अपने राज्य के खिलाफ ऐसे कर सकते हो क्या, ठीक है, विश्वासघात कर सकते हो क्या। मालदेव भी इनको बुरी कहता है, बली बुरी कहता है, और जो सैनिक भी, इतने बड़े सेनापतियों को बली बुरी कहते हैं। और फिर फाइनली मालदेव जोधपुर चले जाता है अपनी सेना को लेकर। देखिए, जेता और कुंपा भाई
अच्छे यानी सही थे, बिल्कुल एक नंबर थे, ठीक है। ये शेरशाह सूरी की चालाकी थी। जेताऊ कुंपा मना करते हैं, आप कहो उसकी कसम खा लेंगे, खाओ उस मंदिर पे चढ़ जाएंगे, लेकिन हमने ये गलती नहीं की है, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप आराम से युद्ध करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन फिर भी महादेव नहीं रुकता है और यानी जोधपुर चले जाता है। लेकिन जेताऊ कुंपा अपनी हट पकड़े हुए थे, अपना अब युद्ध लड़ेंगे, अपनी बेइज्जती वैसे भी ये कर रहे हैं, अपने को वैसे भी हम माफ नहीं करेंगे, क्यों ना अपन लड़ते हुए चाहे काम आ जाए, शहीद हो जाए, लेकिन अपनी युद्ध करेंगे। जेताऊ कुंपा के साथ थोड़ी बहुत सेना रुकती है, 10-12 हजार की सेना रुकती है, लगभग 12 हजार की सेना रुकती है। देखिए शुरुआत में जब युद्ध होता है, 12 हजार की सेना थी जेताऊ कुंपा की, ये युद्ध करती है शेरशाह सूरी के खिलाफ। शेरशाह सूरी की सेना को इतना भयंकर नुकसान पहुंचाया था, 12 हजार की सेना नहीं, लगभग इनकी 80 हजार की सेना थी, तो 12 हजार की सेना ने शेरशाह सूरी की सेना को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। शेरशाह सूरी को तो एक बार तो लग गया था भाई अपना हारेंगे। शेरशाह सूरी, देखिए थोड़ी सी और बात बताऊं, जो अपने वाले जो राजा होते थे, राजस्थान के जो राजा होते थे ज्यादातर, ये एक साथ पूरी सेना लेकर आते थे और खुद भी युद्ध में आते थे, तो ये लड़ते हुए ज्यादातर शहीद हो जाते थे या फिर फाइनली हार कर जाते थे, ठीक है। लेकिन जो मुगल सेनापति, जो मुगल शासक होते थे, मुगल सेनापति आते थे युद्धों में, ज्यादातर मुगल शासक डायरेक्ट नहीं आते थे, और ये युद्ध में अगर आ भी जाते थे तो पीछे और सेना की टुकड़ी रखकर आते थे, या बड़ा यानी 1-2 बड़े सेनापति भी रखकर आते थे कि आप अचानक अगर आवश्यकता पड़े तो नई सेना लेकर आ जाओ। तो एक जलाल खान जलवानी था इसका सेनापति, ठीक है। जलाल खान जलवानी फिर और सेना लेकर आ जाता है, नई सेना की नई टुकड़ी लेकर आ जाता है। बस शुरुआत में शेरशाह सूरी हारने वाला था, तो ये युद्ध जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी जीतता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, गिरी सुमेल के युद्ध को शेरशाह सूरी जीतता है और जलाल खान जलवानी की सहायता से जीतता है, यानी और सेना लेकर आ जाता है, फिर नई सेना लेकर आ गया, तो फिर तो 12 हजार की सेना थी, काफी कम हो गई थी ये भी लड़ते हुए, ठीक है। तो लड़ते हुए जेता और कुंपा शहीद हो जाते हैं। हालांकि फिर बाद में मालदेव को पश्चाताप भी होता है, मालदेव को ये पूरी जानकारी मिलती है, मालदेव खुद पश्चाताप करता है, ठीक है, पश्चाता है बाद में। देखिए ये बात होगी यहाँ तक कि युद्ध कौन जीतता है और कौन हारता है, किस प्रकार से षड्यंत्र रचता शेरशाह सूरी और किस प्रकार से मालदेव वापस चले जाता है, किस प्रकार से गिरी सुमेल के युद्ध को कौन कौन लड़ते हैं, ठीक है। और फाइनली शेरशाह सूरी इस युद्ध को जलाल खान जलवानी की सहायता से जीत जाता है। अब बात आती है, शेरशाह सूरी को लग रहा था, यानी पहले लग गया था वे अपना हारेंगे, लेकिन जलाल खान जलवानी की सहायता से जीत जाता है। शेरशाह सूरी का एक बेस्ट और प्रसिद्ध स्टेटमेंट रहा था इस युद्ध को जीतने के बाद। शेरशाह सूरी का जो स्टेटमेंट रहा था, खत्म रहा था कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ठीक है। मैं लिखकर बताता हूं, ठीक है। देखिए इनवर्टेड कॉमा में बंद कर लेना, ठीक है। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी को लगता है यार जो जेता और कुंपा थे, इनकी 12 हजार की एक छोटी सी सेना ने अपने 80 हजार की सेना को स्टार्टिंग में हरा दिया था, लेकिन जलाल खान जलवानी अगर सेना नहीं लेके आता तो ये अपने को हरा देते और ये दिल्ली की बादशाह अपने से छीन लेते, साथ में आगरा भी छीन लेते, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान पर ये बादशाह करते, मेरे को हरा देते। और मारवाड़ में होता ही क्या है, खाने के नाम पे दाने यानी बाजरा ही होता है, ठीक है। तो फिर इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ये स्टेटमेंट देता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो अपनी बड़ी बेइज्जती होती, इस मारवाड़ भी हाथ नहीं लगता अपने, और हिंदुस्तान की बादशाह और छीन लेते हैं। कल्याणमल और वीरमदेव को फटकारता है शेरशाह सूरी, उसके बाद में इस प्रकार की प्रॉब्लम लेके मेरे पास मत जाना।
ठीक है। तो ये भाई देखिए, ये तो एक बहाना था भाई, अपन मानते हैं भाई वो नहीं जाते तो क्या पता होता कि नहीं, लेकिन भाई ये तो साम्राज्य विस्तार करने वाले यानी शासक थे, तो ये वैसे भी लड़ सकते थे। ठीक है भाई, जो हालांकि वीरमदेव और जो कल्याणमल था एक कारण मान सकते हैं अपन भाई, ये पहले चले जाते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, बाद में भी ये युद्ध तो कर ही लेते हैं। मारवाड़ उनसे जो शेरशाह सूरी युद्ध तो लड़ ही लेता है साम्राज्य विस्तार के लिए, या मारवाड़ वाले इससे लड़ लेते या दिल्ली वालों से लड़ लेते। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए शेरशाह सूरी फिर आगे क्या करता है, शेरशाह सूरी आगे करता है कि अब पहले जब मालदेव कुंभा को बीकानेर का प्रशासक बनाया था, तो अब शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। अब जोधपुर पर अधिकार करता है तो जोधपुर का प्रशासक किसे बनाए, ठीक है, खवास खान नामक एक बंदा था, उसको जोधपुर का प्रशासक बना देता है मालदेव। ठीक है, खवास खान एक बंदा था, शेरशाह सूरी का बंदा था, इसको जोधपुर का प्रशासक बना देता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वापस दिल्ली चले जाता है। देखिए शेरशाह सूरी खवास खां को जोधपुर का शासक बना के दिल्ली चले जाता है। फिर कालिंजर अभियान पर जा रहा था शेरशाह सूरी। ठीक है, कालिंजर अभियान पर जा रहा था शेरशाह सूरी, और 1545 के आसपास, ठीक है, 1545 में शेरशाह सूरी खुद ही तोपे चला चला के ट्राई कर रहा था या रिहर्सल कर रहा था युद्ध की, कालिंजर युद्ध की, कालिंजर अभियान के लिए। ठीक है, तो शेरशाह सूरी एक तोप चलाता है। तोप का गोला के लिए कहा जाता है कोई दीवार से या किसी से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के ऊपर ही आ जाता है, और शेरशाह सूरी वैसे काम में आ जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर पर आक्रमण करने जाते समय शेरशाह सूरी एक तोप के गोले से मारा जाता है, तोप के गोले से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अब बात वापस मालदेव के पास आती है। हालांकि जब जोधपुर का प्रशासक खवास खान को यानी बनाया था जो शेरशाह सूरी, तब मालदेव सिवाना चले जाता है। ठीक है, मालदेव सिवाना चले जाता है, और सिवाना बाड़मेर में पड़ता है, और सिवाना जो है मारवाड़ की शरणस्थली कहलाती है। ये फैक्ट लिख लेना थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा समझने की बात करना, समझने की कोशिश करना कि जब खवास खान को शेरशाह सूरी जोधपुर का प्रशासक बना देता है, यानी अपने अंडर में ले लेता है जोधपुर को, तो फिर मालदेव सिवाना चले जाता है। सिवाना बाड़मेर में है। जो सिवाना है ये मारवाड़ के राठौड़ों की, मारवाड़ की शरणस्थली भी कहलाती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जब भी मारवाड़ के शासकों पर कोई आक्रमण का डर होता था या बड़ा आक्रमण होता था, अगर उनको लगता था कि अपने को सेफ जोन चाहिए, कोई सेफ एरिया चाहिए, तो वो शरणस्थली यानी सिवाना में चले जाते थे। ठीक है, तो मालदेव खुद सिवाना चले जाता है। अब मालदेव को वहां सिवाना में पता लगता है कि कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, तो मालदेव वापस आता है जोधपुर, खवास खान को हटाता है। ठीक है, खवास खान से जोधपुर वापस छीन लेता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है या कब्जा कर लेता है, यानी मारवाड़ पर या जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेता है। देखिए एक फैक्ट ये भी है कि जो शेरशाह सूरी था, जब जोधपुर जीतकर ये जा रहा था, तो एक बार मेवाड़ साइड से जा रहा था, और मेवाड़ से जा रहा था तो मेवाड़ बड़ी रियासत थी। मेवाड़ उस समय उदय सिंह था राजा। तो ठीक है, तो उस समय भाई जो मेवाड़ से युद्ध करता, मेवाड़ से युद्ध भाई ना हो, इसके लिए फिर जो उदय सिंह था वो इसे संधि वंधि करता है। ठीक है, तो एक मेवाड़ से होकर गुजरा था, और उदय सिंह शेरशाह सूरी से संधि करता है। ठीक, तो ये बात आती है। अब तक की जो ये युद्ध हुए थे मालदेव के, तो इनकी अपन बात कर लिए हैं। पाहेबा युद्ध हुआ है, एक युद्ध हुआ है गिरिसुमेल का युद्ध। गिरिसुमेल का युद्ध इंपॉर्टेंट है। इसका जो एक कथन है शेरशाह सूरी को जीतने के बाद में, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये इंपॉर्टेंट कथन है, इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये जो कथन दे देंगे, और ये कथन किसका है, तो शेरशाह सूरी का है।
यह कथन किस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था? गिरिसूमेल के युद्ध को जीतने के बाद में कहा था। गिरिसूमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 को हुआ था। गिरिसूमेल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। गिरिसूमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कुंपा थे। ठीक है। मारवाड़ की शरण स्थली सिवाना कहलाती है। गिरिसूमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी जोधपुर का प्रशासक किसे बनाता है? खवास खान को बनाता है। ठीक, तो ये बात थी, ये फैक्ट थी। अब बात आती है मालदेव जो कूटनीतिक गलतियां करता है उनकी भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। देखिए मालदेव, अगर आप उन कूटनीतिक गलतियों की बात करें तो काफी गलतियां करता है। इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा राजा होने के बाद में इस प्रकार की कम से कम गलतियां तो नहीं करना चाहिए। हर किसी के बहकाव में आ जाए, हर किसी के षड्यंत्रों में फंस जाए। ठीक, तो मालदेव गलती करता है कि मालदेव अपनी जो साम्राज्यवादी नीति ने, मालदेव की जो साम्राज्यवादी नीति थी उस नीति को ये अपने भाई बंधुओं के खिलाफ ही अपनाता है। जैसे जैसलमेर, सॉरी, ये जो बीकानेर का जैतसी को मार देता है, कल्याणमल उसका बेटा, जैतसी का बेटा शेरशाह के पास चले जाता है, वीरमदेव को हरा देता है, वीरमदेव शेरशाह के पास चले जाता है। ठीक है, तो अपने भाई बंधुओं को ही परेशान कर रखा था ये जो मालदेव था, ये साम्राज्यवादी नीति के द्वारा। अपन थोड़ी सी जैसलमेर की बात करेंगे, जैसलमेर पे भी अटैक किया था ये, अपन बात करेंगे अभी। और जो कूटनीतिक गलतियों के बारे में बात करें तो ये कल्याणमल और वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास नहीं जाने देता। ठीक है, अगर उनको कुछ आश्वासन दे देता और उनके साथ अच्छे संबंध रखता तो शेरशाह सूरी के पास नहीं जाते और शेरशाह सूरी इसके खिलाफ नहीं होता, मालदेव के खिलाफ। ठीक है, देखिए अपनी जो ये शक करने की जो प्रवृत्ति थी या संदेहात्मक जो प्रवृत्ति थी मालदेव की, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती के रूप में साबित होती है। जेता और कुंपा पर अविश्वास कर लेता है शेरशाह सूरी के जो जाली, जो फर्जी, जो इसके षड्यंत्र थे। ठीक है, तो इन शेरशाह सूरी के षड्यंत्रों में फंस जाता है मालदेव और इन षड्यंत्रों में फंसकर जेता और कुंपा जो इसके अच्छे और वीर सेना नायक थे इन पर अविश्वास कर लेता है। ये भी एक बड़ी गलती सामने आती है। अगर ये इस षड्यंत्रों में नहीं फंसता तो जेता और कुंपा साथ रहते मालदेव के, और जो 12,000 की सेना ही शेरशाह सूरी को इतनी नुकसान पहुंचा दी। अगर आप सोचो मालदेव की पूरी सेना और जेता कुंपा की पूरी सेना होती है, दोनों यानी सब मिलकर शेरशाह सूरी को कितने जल्दी हरा सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी गलती आती है कि अपने जो अविश्वास वाली जो प्रवृत्ति थी, ये भी एक बड़ी गलती थी कि जेता और कुंपा पर अविश्वास कर लिया था शेरशाह सूरी के षड्यंत्रों में फंसने के बाद में। ठीक है, देखिए इस युद्ध को आराम से ये जीत सकता था अगर इस षड्यंत्रों में नहीं फंसता तो। देख, मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ राठौड़ों को गठबंधन भी बना सकता था। ठीक है, राठौड़ों का गठबंधन भी बना सकता था शेरशाह सूरी के खिलाफ कि इनको अपने साथ रखे, यानी वो जो मेड़ता का वीरमदेव और जो बीकानेर का कल्याणमल था इनको साथ लेके, या बीकानेर का जैतसी था उसको ही नहीं मारता तो इनको साथ लेके शेरशाह सूरी के खिलाफ राठौड़ों को गठबंधन बना सकता था। और अगर ये चाहता, मालदेव चाहता, तो हुमायूं से अच्छी तरीके से बात करता, राठौड़ मुगल या राजपूत मुगल गठबंधन भी बना सकता था शेरशाह सूरी के खिलाफ। ठीक है, तो इस प्रकार की बड़ी गलतियां करता है। इन गलतियों के कारण फिर ये फाइनली गिरिसूमेल के युद्ध में हारता है। अब बात आती है, यहाँ तक बात हो जाती है जो इसकी राजनीतिक उपलब्धियां थी, लड़ाइयाँ वगैरह, युद्ध वगैरह थे, इनकी बात थी। अब आती है इसके जो भी निर्माण कार्य है या जो स्थापत्य कला थी उसकी बात कर लेते हैं। इसके जो दरबार में कौन कौन थे उनकी बात करेंगे। और एक प्रसिद्ध फैक्ट आता है इतिहास में रूठी रानी का। ठीक, अपन पहले भी एक बात कर चुके हैं कोमला देवी की, रूठी रानी की, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आती है। एग्जाम की दृष्टि से भी कोई बात आए तो रूठी रानी उमा दे ही सामने आती है। पहले अपन बात करते हैं इसके निर्माण कार्य। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मालदेव ने जोधपुर शहर का परकोटा बनवाया था। ठीक है,
मालदेव ने जोधपुर शहर का परकोटा बनवाया। सोजत जगह पड़ती है पाली में, यहाँ पर मालदेव का राज तिलक भी हुआ था। एक जगह पड़ती है रिया नागौर में, ठीक है। एक जगह पड़ती है मेड़ता जो नागौर में पड़ती है, ठीक है। एक जगह पड़ती है पोखरण, पोखरण भी जैसलमेर में पड़ती है, ठीक है। तो इस थोड़ा ध्यान रखना, पोखरण जैसलमेर में पड़ती है, रिया और मेड़ता नागौर में, और जो सोजत पाली में। लिखना चाहो तो लिख लेना ये भी पोखरण। पोखरण के बारे में सब जानते हैं भाई, ये जैसलमेर में परमाणु परीक्षण भाई, इसलिए मैं पहले नहीं लिखा, बस सब जानते हैं पोखरण। तो ध्यान रखना, रिया थोड़ा सा अलग है फैक्ट। सोजत भी आप जानते हो, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेड़ता भी आप जानते हो, मेड़ता की बात होती रहती है ज्यादा। तो यहाँ पर जो ये 4 जगह किले बनवाया था, ठीक है। मालदेव जोधपुर शहर का परकोटा बनवाता है, सोजत पाली में किला बनवाता है, रिया का किला जो नागौर में है ये जो मालदेव बनवाता है, मेड़ता का किला जो नागौर में है ये भी मालदेव बनाता है, और पोखरण का किला जो जैसलमेर में ये भी मालदेव बनवाता है, ठीक है। ये हो गई इनके निर्माण कार्यों की बात। देखिए जो ये मेड़ता वाला किला है ठीक है, नागौर में, इसको मालकोट भी कहते हैं, आप लिख लेना, थोड़ा फैक्ट अच्छा है। मालकोट का किला भी कहते हैं मेड़ता वाला जो नागौर का किला है इसको। अब बात आती है रूठी रानी की। ये निर्माण कार्यों की बात हो गई है। जोधपुर शहर का परकोटा, रिया, मेड़ता, पोखरण और सोजत का किला बनाया था मालदेव। ठीक है, उमादेव की बात करते हैं तब। इतिहास में इसको जाना जाता है रूठी रानी। इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है उमादेव को। जो उमादेव थे जैसलमेर के राजा लूणकरण भट्ट की बेटी थी। अब बात बताऊं उमादेव, जैसलमेर पर मालदेव अटैक कर देता है। मालदेव काफी युद्ध कर रहा था, काफी लड़ाइयां कर रहा था, साहसी योद्धा था, जगह जगह पर लड़ाइयां कर रहा था, जो साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। एक बार जैसलमेर पर आक्रमण कर देता है। जैसलमेर वाले कुछ एरिया देके, फलोदी वगैरह देके, सॉरी ये जो है पोखरण वगैरह देके, और इससे संधि वंधि कर लेते हैं, चले जाता है, मालदेव आ जाता है, कुछ क्षेत्र दे देते हैं। जैसलमेर वालों को लगाया, भाटियों को लगा भाई यार वो एक बार तो कुछ क्षेत्र लेके गया, इसकी क्या गारंटी है कि अब वो वापस नहीं आ सकता। वापस भी आ सकता है, उसको लालच आ गया तो फिर ये कहते हैं भाई यार उससे युद्ध कर लेते हैं अपन, वो जो पूरे मिल गए। तो भाटियों ने कहा, कुछ भाटी समझदार थे, उन्होंने कहा यार वो सब जगह मारकाट कर रहा है, सब अपने भाई बंधुओं को हरा रहा है, उधर बड़े बड़े शासकों से लड़ रहा है, लड़ने को तैयार है, तो अपन तो क्या ही लगते हैं, वो अपने को काम में ले लेगा, सल्टा देगा एक एक, वो अपना इलाज कर देगा। तो फिर कोई अच्छा समझदार बाटी था, वो कहता है भाई यार अपन ऐसे करते हैं, लूणकर्ण जी के राजकुमारी है, लूणकर्ण जी की जो राजकुमारी है उमादेव, इसके लिए एक अच्छा वर की तलाश है अपने को, और मालदेव से अच्छा कौन हो सकता है, बड़ा राजा है, साम्राज्य का काफी विस्तार कर चुका है, तो उससे अपन रिश्ता तय कर देते हैं, विवाह करवा देते हैं मालदेव का और उमादेव से। अपना रिश्तेदार भी हो जाएगा, जवाई हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, और कम से कम अपने ऊपर आक्रमण तो नहीं करेगा। अपने को भी अगर सहायता चाहिए होगी, सैनिक सहायता, तो अपनी हेल्प करेगा। कोई भी और रियासत अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगी।
कि दामाद शक्तिशाली है इनका। तो इनको लगा चलो ठीक है, ये बात ठीक है, और अपन उमादे की शादी मालदेव से करवा देते हैं। उमादे की शादी मालदेव से करवाई जाती है। मालदेव की बारात आ रही होती है, जैसलमेर में मालदेव की बारात आ जाती है। मालदेव की बारात आके रुक जाती है इधर जैसलमेर का किला था, ठीक है। मालदेव की बारात आके जैसलमेर में ही बारात के डेरे में आकर रुक जाती है। ये बारात का डेरा था। अब बारात के डेरे में गांव वाले तो अब भी जानते होंगे, बारात का डेरा वो होता है जहां पर बारात आकर रुकती है। लड़की वाले के गांव में जहां पर आके बारात सबसे पहले रुकती है और वहां पर इकट्ठी होती है या एक जगह होती है। या पहले ये होता था जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थान या कोई मंदिर वगैरह, कोई स्कूल वगैरह में बारात शुरुआत में रुकती थी आकर, और वहां से एक जगह या इकट्ठी होकर नाश्ता पानी जो भी लेते थे, नाश्ता वगैरह करते थे, और उसके बाद में फिर लड़की वाले के घर पे जाती थी, ठीक है। तो उसको यानी पहले आते ही जहां पर रुकती थी बारात, उसको डेरा बोलते हैं, ठीक है। तो बारात डेरे में आई हुई थी, रुकी हुई थी। अब जो उस आजकल तो भाई ज्यादा नहीं होते इस प्रकार की जो परंपराएं, इनको लोग भूल रहे हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है इसकी ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं लोग, उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो अपने परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, इनको भूल रहे हैं लोग। हर किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगा डेरा क्या होता है, बारात का डेरा क्या होता है, ठीक है। महिलाएं बारात का डेरा देखने के लिए आती है। महिलाएं बारात का डेरा देखने के लिए जो गीत गाती हुई आती है, उस समय बारात का डेरा देखने महिलाएं आती थी, गीत गाती हुई आती थी। और जो बारात का डेरा देखने समय महिलाएं गीत गाती हुई आती थी, उन गीतों को बोलते थे जला गीत, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कला और संस्कृति में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, तो जला गीत कहलाते हैं। डेरा देखने जाते समय महिलाएं जला गीत गाती। अब जब महिलाएं गीत गाती हुई डेरा देखने जा रही थी, उस समय उमादेव को लगा भाई यार बड़ी रियासत थी, जो मालदेव की चर्चा चारों तरफ है, बंदे में कुछ तो दम है, अपन भी क्यों न बारात का डेरा देखे। अब भाई जो जिस लड़की की शादी हो या जिस लड़की की शादी हो रही हो, वो इतनी दूर जाके बारात का डेरा नहीं देख सकती है। अब उम्मादे को लगा यार देखने की तो इच्छा हो रही है, तो ये क्या करते हैं, जैसलमेर का किला ऊंचा था, तो किले पर जाकर देखने की प्लानिंग बनाती है कि भाई मैं किले पर चढ़ जाऊंगी और किले के ऊपर से मेरी बारात का डेरा देख लूंगी। अभी जब किले में सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है, तब इसको या उम्मादे को एक महिला और एक पुरुष के लड़ने की आवाज सुनाई देती है अंदर रूम से। अब भाई ये सुनते भाई ये लड़ने वाले कौन है, तो इसको पता लगता है उम्मादे को भाई ये मेरे माता और पिता दोनों है, ठीक है, मेरी मम्मी और मेरे पापा है, यानी लूणकरण भाटी। ये दोनों इस प्रकार की बातें कर रहे थे लड़ते हुए कि भाई जब मालदेव फेरों के लिए अंदर आएगा, मंडप में आएगा, तब मैं मालदेव को मारूंगा और मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। तो जो लूणकरण भाटी की पत्नी थी भाई, वो कहती भाई यार आप ऐसे क्यों करना चाहते हो, वो भी अच्छा है, बड़ा राजा है, अपनी बेटी का सुहाग है। तो लूणकरण भाटी उसको धमकाता है अपनी पत्नी को और उमादे की मम्मी को कि भाई तू इस प्रकार की ज्ञान मत जाड़े, मेरे पास एक ज्ञान मत लगा, सब सुहागी है, वो पहले अटैक किया था इसलिए उसको कुछ क्षेत्र देके संधि वंधि किए थे, राजी किए थे, और दबाव में आके मैं मेरी बेटी की शादी कर रहा हूँ उससे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे शादी करने में मेरी बेटी की। उम्मादे सुनती है इस बात को कि मेरे पति को मारने की प्लानिंग चल रही है और मेरी माँ यानी मेरे पिता के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि भाई ऐसे मत करो। उम्मादे को लगता है यार हिंदू धर्म में सगाई होने का मतलब है आधा विवाह होना। एक तरफ मेरे पति है जिसको मारने की प्लानिंग मेरे पिता कर रहे हैं, और एक तरफ मेरे पिता है जो मेरे पति को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे साथ देना चाहिए मेरे पति का। और उम्मादे मालदेव का साथ देती है। उम्मादे पहले ही लेटर भेजती है मालदेव के पास, जो बारात का डेरा था वहां पर मैसेज करती है कि आप जब फेरों के लिए आओ तो आप थोड़ा तरीके से आना, सावधान होकर आना, मेरे पिताजी लूणकरण भाटी आपको मारने की प्लानिंग कर रखे हैं और मैंने उनसे इस प्रकार से बातें सुनी हैं। मालदेव को लगता है यार पत्नी हो तो इस प्रकार की हो या ऐसी ही पत्नी हो, हालांकि आगे चलकर
उमादे और जो मालदेव दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे। उमादे मैसेज कर देती है, मालदेव फिर 2-4 बॉडी बिल्डर या भाई साहब टाइप के बंदे पकड़ता है और उनको कहता है भाई तुम देखिए नाश्ते वास्ते मैं तुम्हारे को बाद में करवा दूंगा, शादी के बाद पार्टी दे दूंगा अलग से, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो तब तक उमादे के जो पिता है लूणकरण भाटी, उसको आसपास भी नहीं फड़कने देना है, आसपास नहीं आने चाहिए। वो उसने प्लानिंग अलग कर रखी है और उसको आपको रोक के रखना है। तो जब बारात अंदर आती है, किले में आती है, तो फिर जो फेरों के लिए तैयारी चल रही होती है और जो लोग थे वो तो नाश्ता वास्ता खाने में, खाना वाना खाने में बिजी हो रहे थे। तो 3-4 लोग थे किले जहाँ पर मंडप था फेरों का, उसके आसपास बैठ जाते हैं, जो उसके मालदेव के द्वारा तैयार किए हुए थे, बॉडी टाइप यानी बॉडी बिल्ड टाइप के थे। ठीक है, तो देखिए, तो वो आते हैं, लूणकरण जी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फेरों के आसपास भटकते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, बस फेरों में बैठने की तैयारी होगी, जो ही अपन मालदेव को सल्टा देंगे। जो बॉडी बिल्डर जो बंदे तैयार कर रखा था मालदेव, वो लोग थे, वो लूणकरण जी को बुला दे, यार लूणकरण जी आप तो बैठे हैं यहाँ पे, क्या यार आप इधर उधर डोलते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, आपको तो बैठना चाहिए, पैग वैग लगाना चाहिए हमारे साथ, अपन तो सगे संबंधी हो गए हैं, समझी वगैरह हो गया है, तो आप तो बैठ के पैग वैग लगाओ। लूणकरण जी कहते हैं नहीं आप अभी तो एंजॉय करो, और मैं तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, शादी की आपकी जो सेवा कर रहा हूँ, और मुझे तो फेरों में बैठना है। जो बंदे थे मालदेव के, वो कहते हैं यार फेरों में तो कोई भी बैठ जाएगा, यार आप तो हमारे साथ बैठिए, और फेरों में कोई भी चाचा ताऊ भाई वगैरह सब कोई भी बैठ जाते हैं भाई फेरों में। तो ये होता है लड़की का कोई भाई बैठ जाए, कोई शादीशुदा भाई बैठ जाए, भाई चाचा बैठ जाए, कोई भी ताऊ जी बैठ जाए, ठीक है। लड़की के पिता को जरूरी थोड़ी लड़की के पिता इस फेरों में बैठे। तो लूणकरण भाटी थोड़ी जिद करता है, तो फिर वो जो बंदे थे मालदेव को पकड़ के बैठा लेते, चुपचाप यहाँ पे बैठ जाए, फालतू चूं चपड़ मत करे। लूणकरण भाटी को लगा भाई यार इनको पता तो लग गया है, और चुपचाप लूणकरण भाटी इनके पास बैठ जाता है, ठीक है। दूसरे दिन भाई जो बारात विदा वगैरह होके जाती है, विदाई लेके जा रही होती है, तो फिर मालदेव के साथ रूट यानी उमादेव को भेजा जाता है विदा करके। और उस समय भाई आज भी ये होता है भाई, बोलते हैं ना भाई लड़की के साथ जो एक छोटी बच्ची भेजी जाती है उसको डायसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में एक जो दासियां वगैरह भेज दी जाती थी, और भाई लड़की के साथ काम कौन करेगा, ये अपनी लड़की जो शादी करके जा रही है ससुराल में, तो फिर भाई इसके साथ काम करने वाले भी भेजे जाए, नहीं तो इससे को काम करना पड़ेगा, इससे कैसे काम होगा, तो फिर 2-4 दासियां भेज देते थे। लेकिन उस समय ऐसा हुआ, जो उमादे थी इसके साथ एक दासी भेजी गई थी भारमली। दासियों को बोला जाता है कॉन्क्यूबाइन, ठीक है, कॉन्क्यूबाइन या दासी भेजी गई थी भारमली उमादे के साथ। उमादे जाती है अपने ससुराल यानी मालदेव के साथ जोधपुर आती है, और जब जो शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम जाती है, तो शाम को उमादे सज रहे थे मालदेव के पास आने के लिए, अंदर जो किले में अपने रूम में आने के लिए सज रहे थे, और मालदेव थोड़ी जल्दी करता है भाई, उमादे को बुलाने के लिए भेजता है, और उमादे भारमली को कहती है, ये जो भारमली थी इसके लिए ऐसा कहा जाता है, इसको इसके जो पिता थे, इसके पेरेंट्स थे, वो किसी कचरे के ढेर में पटक जाते हैं, और जो वहाँ की जनता इसको बचपन में राजा को लाकर देती है, यानी जैसलमेर के राजा को लूणकरण भाटी को लाकर देती है। तो ये जो बचपन से ही यानी उमादे की अच्छी दोस्त भी थी, तो एक प्रकार से ये दासी के रूप में उमादे के साथ जोधपुर आती है, ठीक। तो उमादे भारमली को कहकर भेजती है कि भाई आप जाकर मालदेव जी से कह दीजिए, या जो राजा से कह दीजिए भाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है तैयार होने में, उमादे भी आती ही है, ठीक। तो भारमली जाती है मालदेव के पास और ये कहती है, मालदेव उस समय नशे में था, ज़्यादा ही ले रखा था, 2-4 पैग एक्स्ट्रा ले रखा था शादी की खुशियों में। तो उमादे अगर लेट हो रही है तो तू ही आ जा, भारमली को अंदर ले लेता है, रूम के अंदर ले लेता है मालदेव। अब देखिए यानी उमादे को पता चलता है भाई मेरा पति ऐसा है, मैं आज ही इससे शादी करके आई हूँ एक दिन पहले ही, और इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अब देखिए उमादे रूठ जाती है, और उमादे रूठ कर शुरुआत में
जोधपुर के एक गांव में चला जाती है, गुंदोज में रहती है, ठीक है। गुंदोज में रहती है, ये रूट कर चले जाती है भारमली नामक दासी के कारण। तो ये आप लिख लेना, भारमली नामक दासी के कारण उमादेव मालदेव से रूट जाती है और जोधपुर चली जाती है, या जोधपुर के गुंदोज नामक गांव में चले जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर देखिए, ये फिर कुछ समय बाद अजमेर के तारागढ़ किले में आती है। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो तारागढ़ किले में बाद में आती है, यानी तारागढ़ किले में पहले से आती है, ये ध्यान रखना। पहले ये रूट कर तारागढ़ किले में आती है। जो अजमेर का तारागढ़ किला है, तारागढ़ किले में आकर रहने लग जाती है। तारागढ़ किले को जब शेरशाह सूरी आक्रमण करके जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था, उस समय शेरशाह सूरी तारागढ़ किले को खाली करवाता है, और तारागढ़ किले को जब खाली करवाया जाता है तब जाती है गुंदोज में। गुंदोज में जाकर अपना जीवन यापन करती है, और फिर फाइनली मेवाड़ के केलवा गांव में चले जाती है। मेवाड़ के केलवा गांव में चले जाती है। देखिए, जो मालदेव की कोई अन्य रानी से एक बेटा हुआ था राम, ठीक है, राम सिंह, जो मालदेव का सबसे बड़ा बेटा था। तो राम को ये जो उमादेव गोद ले लेती है, ठीक है। मालदेव का सबसे बड़ा बेटा था राम, तो मालदेव को जो उमादेव राम को गोद ले लेती है, और एक गुंदोज होते हुए फिर मेवाड़ के केलवा गांव में चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। अब बात आती है कि जो मालदेव जब बाद में जो मालदेव की मृत्यु होती है, मालदेव का जब निधन होता है, तब जो उमादेव थी मालदेव के साथ में सती होती है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि मालदेव की कोई पगड़ी भेजी जाती है केलवा में, और केलवा में मालदेव की पगड़ी के साथ सही सती हो गई थी। और कुछ जगह अपने को डायरेक्ट ये मिलता है कि अंत में उमादेव मालदेव के साथ सती हो जाती है। जो उमादेव का स्टेटमेंट इस प्रकार रहता है कि जो मेरा पति था, बेलखना था, वो उसका पति होने का फर्ज नहीं निभाता है, लेकिन मैं पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी और मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी, ठीक है। तो मैं एक पतिव्रता हूँ, तो वो सती हो जाती है फाइनली मालदेव के साथ। तो ये बात, अब बात आती है, और ये तो बात यहाँ तक अपन बात कर लिए हैं उमादेव की। अब जो कुछ कहानियां हैं वो भी थोड़ी मैं बताने की कोशिश करूँ आपको। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मालदेव अपने जो दरबार में विद्वान थे उनको कोशिश करता है कि भाई आप उमादेव को वापस दरबार में लेकर आइए। उनको मनाने के लिए कुछ यानी विद्वानों को भेजता है। एक इतिहास का यानी एक विद्वान जाता है ईसरदास जी, ठीक है, ईसरदास। अपन बात करेंगे, अलग से बात करेंगे ईसरदास जी की। ईसरदास जी राजस्थान के एवं पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। ईसरदास जी विद्वान थे मालदेव के दरबार में। ईसरदास जी को उमादेव को मनाने के लिए भेजते हैं। ईसरदास जी जाते हैं उमादेव को मनाने के लिए। कोई भी किसी प्रकार की जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आपको चलना चाहिए, तो ये जो उमादेव शुरुआत में मना करती है। हालांकि ईसरदास जी कहते हैं भाई आपकी पूरी इज्जत रखी जाएगी, पूरा जो आपको इज्जत का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, जो भी एक पटरानी का दर्जा होता है वो दिया जाएगा, आपको चलना चाहिए। लेकिन उमादेव कुछ शर्तों के साथ वापस फिर तैयार हो जाती है, बट ठीक है, मैं आप कह रहे हूँ तो आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन मेरी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। अब जो मालदेव की जो अन्य रानियां थी, जो और दासियां थी यहाँ पर जो जोधपुर में, उनको परेशानी होने लगे, भाई यार वो आ गई तो वो अपने ऊपर हुक्म चलाएगी, वो नहीं आनी चाहिए। और कुछ महिला इस प्रकार की भी बातें करते हैं कि भाई यार जो फिर महिला का सम्मान गिरेगा, कुछ महिला सम्मान में भी बातें करती हैं। तो एक दरबारी विद्वान और थे आसानंद जी, ठीक है, आसानंद जी की भी अपन बात करेंगे। ये दोनों दरबारी विद्वान थे मालदेव में। आसानंद जी रास्ते में जाते हैं, जिस ओर से या जिस रास्ते से उमादेव को ईसरदास जी ला रहे थे पालकियों में बिठाकर, आसानंद जी उसी रास्ते के किनारे पर बैठ जाते हैं, उसी रास्ते में बैठ जाते हैं और दोहे बोलते हैं, जोर जोर से दोहे गाने लगते हैं। मान रखे तो प्यूं दज, मान रखे तो प्यूं दज, प्यूं रखे तो मान, ठीक है, प्यूं रखे दज मान रखे तो प्यूं दज, प्यूं रखे दज मान। कि ये उमादेव को सुनाने के लिए था कि तू
अगर मां ने सम्मान रखना चाहती है तो पति को त्याग दिया, यानी मान का मतलब सम्मान और प्यों का मतलब पति। अगर तू सम्मान प्राप्त करना चाहती है तो पति को त्याग दे, और अगर पति प्राप्त करना चाहती है तो सम्मान को त्याग दे। दोनों में से एक चीज आपको यानी आपको त्यागनी होगी। मान रखे तो प्यों दज, प्यों रखे दजमान। दो गेंद न बंधे एक एक खंबे ठाण। दो गेंद न बंधे एक एक खंबे ठाण, कि दो जो हाथी, गेंद का मतलब यहाँ पर हाथी है, कि दो हाथी एक ठाण पर एक खूंटे के नहीं बंध सकते। कि तू अगर पति भी चाहती है और सम्मान भी चाहती है तो अब तुझे दोनों एक साथ तो मिलेंगे नहीं। तुझे अगर तू सम्मान को त्याग सकती है तो पति मिल सकता है, और पति को त्याग सकती है तो सम्मान मिल सकता है, एक ही मिल पाएगा। तो और दो हाथी है, एक खूंटे के और एक ठाण पर नहीं बन सकते हैं। दो हाथी एक खूंटे के और एक ठाण पर बनेंगे तो दोनों में लड़ाई होगी, तो तुझे सम्मान और पति एक साथ नहीं मिल सकता। ठीक है, ये इस प्रकार का ये दोहा था, आसानंद जी गाते हैं। ठीक है, मान रखे तो प्यूं रखे दजमान। दो गेंद न बंधु एक एक खंबे ठाण। ठीक है, तो इस दोहे का मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आसानंद जी ये दोहे गाते हैं और फिर रूटी रानी समझते, यानी जो उमा देते हैं ये समझ जाते हैं, और फिर फाइनली केलवा जाकर रहते हैं और पूरा जीवन यहीं पे गुजारते हैं, तो फिर नहीं आते हैं। तो ये बात थी। अब देखिए वापस थोड़ी और आगे बात को बढ़ाने की कोशिश करें। मान लो को लग गया था कि अब उमा दे नहीं आएगी। मान लो को एक दिन लगा, जो भारमली को काफी टाइम हो गया था इधर जोधपुर आए हुए, उमा दे के साथ आई थी। भारमली वापस जैसलमेर भी नहीं जा सकते थे भाई, उनकी राजकुमारी का इस प्रकार से घर उजाड़ दिया है भारमली ने। मालदेव भारमली से कहता, भाई तू क्या देख रही थी जैसलमेर की साइड। भारमली एक दिन मौसम के अकॉर्डिंग जैसलमेर की साइड देख रही थी। जैसलमेर की याद आ रही होगी, अपने पियर की याद आ रही होगी। पहले शादी यानी जब उमा देवी की शादी हुई थी उसके बाद से कभी गई नहीं थी। मालदेव कहता, भाई तू क्यों देख रही है, जैसलमेर की याद आ रही है। तो यानी भारमली कहती है, याद तो आ रही है लेकिन जाऊँ किस मुंह को लेके वहाँ पे। उनकी जो राजकुमारी का घर मैंने उजाड़ दिया है, मेरी वजह से उनका घर उजड़ गया है, मेरे को कुछ बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे। मालदेव को लगता है मैं इतना बड़ा राजा और मेरी जो दासी है मेरे को तू मेरे दरबार में रह रही है और तुझे कुछ बोल दे। जैसलमेर इतनी हिम्मत नहीं है। जैसलमेर बेचता है मालदेव, और जैसलमेर बेचकर लिखकर बाकायदा लिखकर बेचता, भाई इसको कुछ भी, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए और इसको कुछ मत बोलना। जैसलमेर वाले कुछ नहीं बोले। भारमली कुछ दिन तक वहाँ पर रुकी हुई थी। कहानी इस प्रकार है आगे। जो वहाँ का जो राजकुमार था, जैसलमेर का राजकुमार था, वो भी भारमली को बार बार भारमली के आगे पीछे घूमने लग गया था। उसका भी मन भारमली पर आ रखा था। जैसलमेर की जो जैसलमेर का राजकुमार था, उसके पहले से 3 रानियां थी। उनकी रानियों, जैसलमेर के राजकुमार की रानियों को भी पता लग गया था, भाई जो ये अपने वाला है, अपने वाला पति है, ये कभी भी साइड में जा सकता है और ये बगावत कर सकता है। जैसलमेर की जो राजकुमार था, जैसलमेर का राजकुमार, उसकी जो रानियां थी, उनका भाई था, एक रानी का भाई था। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा। तो राजकुमार की एक पत्नी का जो भाई था, कोटड़ा का भागा था। ठीक है, बागा कोटड़िया, कोटड़ा का था इसलिए बागा कोटड़िया ही नाम पड़ गया था। ये बहुत ही लड़ाकू बंदा था, धाड़ी वाड़े मारता रहता था, धाड़ाई बंदा था, जगह जगह से लूटता रहता था लोगों को। ठीक है, इस प्रकार का था भाई। गरीबों को, वही जो अपन करना जी मनावर की बात पढ़े थे पहले, तो लोगों का धन लूट लेता था, आवश्यकता पड़ने पर लोगों की हेल्प भी करता था। ठीक है, तो एक जो पत्नी थी राजकुमार की, उसका भाई था बागा कोटड़िया, कोटड़ा का था एक बागा। और जो 2 रानियां थी राजकुमार, सॉरी 2 जो राजकुमार की 2 और पत्नियां थी, वो कहती है एक अन्य पत्नी को, राजकुमार की अन्य पत्नी को, जिसका भाई बागा कोटड़िया था, कि भाई यार तेरा भाई बागा कोटड़िया वो शक्तिशाली है, उसको बोल के कुछ इलाज करो अपने वाले पति का, नहीं तो ये भारमली की साइड जा सकता है और अपने खिलाफ बगावत कर सकता है। वो जो राजकुमार की पत्नी थी, पूरी बात बागा कोटड़िया को कहती है, भाई ये बात है और कभी भी जो तुम्हारे जीजा जी है वो हमारे से बगावत कर सकते हैं। बागा कोटड़िया आता है, जैसलमेर आता है, और जब अपनी बहन से कहता है
भाई जब मैं आऊँ और वापस जाऊँ तब मेरे तिलक वगैरह, भाई जो भी पहले रिश्तेदार होते थे आते थे तो उनको तिलक वगैरह निकाल के फिर भेजा जाता था घर से, ठीक है, कुछ भाई खाने वाने का सामान दे के भेजा जाता था। तो बागा कोटड़िया कहता है अपनी बहन से कि मैं जब मैं आऊँ और वापस जाऊँ तब तू मेरे तिलक विलक निकालने सीख देने के लिए तू मत आना, भारमली को भेजना। अब जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो बागा कोटड़िया आता है, एक रात रुकता है, वापस सुबह जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता है भाई, ठीक भाई। जैसलमेर का जो क्षेत्र था, भाई गर्मियों में लेट तो क्या जाऊँ, मैं तो सुबह जल्दी ही निकल लेता हूँ। तो बागा कोटड़िया को भाई सीख देने की तैयारी चल रही है, तो जल्दी से सीख दो भाई। अब जो और जो तीनों रानियाँ थी राजकुमार, यानी राजकुमार की जो पत्नियाँ थी तीन, तो वो तो कुछ काम में या कार्य में बिजी थी, तो वो नहाई धोई नहीं थी। तो ये जल्दी करता है बागा कोटड़िया जाने की, तो ये कहता है मैं तो जा रहा हूँ। तो भाई अब सीख कौन दे, तो भारमली वहाँ पे नहा धो कर बैठी थी, और जो बागा कोटड़िया की बहन थी वो भारमली की तरफ इशारा करके, भाई भारमली जा, तू तिलक ही तो निकालना है, जाके सीख देकर रहा, भाई मेरा भाई जा रहा है। भारमली कहती है ठीक है तिलक निकालना, मैं जाके आते हैं। बागा कोटड़िया ऊँट पर बैठा हुआ तिलक निकलवा रहा था, सीख ले रहा था, तभी भारमली को हाथ पकड़ कर ऊँट पर बैठा लेता है और अपने साथ कोटड़ा लेकर चले जाता है। अब यानी इधर मालदेव के पास मैसेज पहुंचा कि यार मालदेव को लगा यार उधर उमा देवी गई और उधर से भारमली भी गई। कोटड़ा पहुंचते पहुंचते बागा से भारमली को बेपनाह प्यार हो जाता है, बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाता है, ठीक है, दोनों को प्रेम हो जाता है। भारमली बागा कोटड़िया के साथ ही रहने लगती है और कोटड़ा में ही रहने लगती है, इधर वापस जोधपुर नहीं आती है। अब बात आती है अब उमा दे तो गई अपने यहाँ से, मालदेव सोचता है, लेकिन अब भारमली भी गई। अब भारमली को लेकर कौन है, आसानंद जी। आसानंद जी के लिए कहता है कि यार जब उमा देव को ईश्वरदास जी लेकर आ रहे थे तब वो तो दोए हुए कौन बोल रहा था रे, कोई कहता है भाई आसानंद जी बोल रहे थे। अब आसानंद जी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आसानंद जी आपकी वजह से उमा दे नहीं है, लेकिन अब आप ही कम से कम भारमली को तो वापस लेकर आओ। आसानंद जी कहता है ठीक है मैं ये काम करूंगा। कोटड़ा जाता है आसानंद, कोटड़ा में बागा कोटड़िया के घर जाता है और भारमली को लेने जाता है, लेकिन कुछ दिन वहां पर रुकता है। बागा जो कोटड़िया था वो आसानंद जी के दंडवत प्रणाम करता है और भाई इस प्रकार का जो विद्वान बंदा मेरे पास आया है, बहुत अच्छी खासी सेवा करता है। और जो आसानंद जी कुछ दिन वहां पर रह के देखता है बागा कोटड़िया और जो भारमली के जो प्रेम देखता है, आपसी प्रेम देखता है, और वो खुद ही इतना खुश हो जाता है कि वो कोटड़ा में रहने लग जाता है जो आसानंद जी, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक है। अब बात आती है कि बागा कोटड़िया का इतना बड़ा फैन हो चुका था आसानंद जी कि बागा कोटड़िया का नाम ही नहीं भूलता था। बागा कोटड़िया बाद में मर जाता है, ठीक है, शहीद हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये बाद में आगे चल के धीरे धीरे जो आसानंद जी इधर अमरकोट की तरफ पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ। तो कोई कहता है जो अमरकोट के जो भी शासक था उसको, भाई यार एक इतना बड़ा विद्वान है और एक ये जो बागा कोटड़िया के चक्कर में इतना पागल हो रखा है, उसका नाम ही नहीं भूलता है और उसको भूल ही नहीं पा रहा है और आपको शरण देनी चाहिए। तो अमरकोट का जो भी वो शासक था इसको बुलाता है, लेकिन वो इतना परेशान हो गया था आसानंद जी से, अमरकोट का शासक भी, कि ये इस बागा कोटड़िया का नाम नहीं भूलता था और उसको चिढ़ाने लग गई थी, तू इतने छोटे शासक है, जो सामंत था छोटी मोटी रियासत का, उसका नाम नहीं भूल रहा, और मेरे दरबार में मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे दरबार में उसका जो छोटे सामंत का नाम भूल नहीं रहा है। लेकिन आसानंद जी ने कह दिया था भाई मेरे से नहीं भूला जाएगा। इस प्रकार की बातें होती है कि भाई जो आसानंद जी के कोई पोते होते वो बुलाता है, वो जो अमरकोट का जो शासक था, और इस प्रकार की बातें भी करता है, इस प्रकार का प्रस्ताव भी रखता है, अगर तेरे जो दादाजी हैं आसानंद जी, इसको अगर तू एक रात बिना बागा कोटड़िया का नाम लिए बिना अगर पूरी एक रात निकलवा दे, तो हर एक घंटे के तुझे लाखों सोने के सिक्के दूंगा, ठीक है। तो जो पोता ट्राई करता है, दादाजी को कहता है आसानंद जी को, भाई यार आप एक रात तो कम से कम, तो कुछ एक घंटे तो जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग निकलते हैं, लेकिन पूरी रात तो नहीं निकल पाती और दोहे बोलने लग जाता है बागा कोटड़िया के पक्ष में। तो इस प्रकार से बातें होती रहती है और उधर ही फिर मृत्यु हो गई थी आसानंद जी की, ठीक। ये थी उमा दे की कहानी, उमा दे और भारमली की भी कहानी, ठीक है। उमा दे और भारमली दोनों की कहानी आपको मैं बता दिया हूँ किस प्रकार से जो आसानंद जी फाइनली उधर अमरकोट की तरफ चले जाता है।
अब बात आती है इन दोनों की, वापस बात करें आसानंद जी और ईश्वरदास जी की, थोड़ी सी इनकी किताबों के नाम देख लेंगे। पहले बात करते हैं ईश्वरदास जी की। हेडिंग डाल देना दरबारी विद्वान, यानी मालदेव के दरबारी विद्वान। इनकी 3 पुस्तकों की बात करेंगे, ठीक है। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास जी की पुस्तक है। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास जी की पुस्तक है। हाला एक जगह पड़ती है हलवत, ठीक है। हलवत में एक झाला शासक था, ठीक है। हलवत गुजरात में जगह पड़ती है, ठीक है। गुजरात में एक हलवत नाम की जगह पड़ती है, वहां पर झाला राजपूत था एक शासक। उसकी जो यानी उसके जो दोहे या वीरता के दोहे थे। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास जी की पुस्तक है। इसमें गुजरात के जो झाला राजपूत, यानी गुजरात की जगह पड़ती है हलवत, हलवत का वो झाला राजपूत था जो शासक था, उसकी वीरता के दोहे लिखे गए इस पुस्तक में, हाला जालारी कुंडलिया, ठीक है। जो एक पुस्तक है देवीयान, ये देवीयान है, ये कोई माता जी की पुस्तक है, कोई देवी की पुस्तक है। और एक पुस्तक है हरिरस, ठीक है। ये भगवान कृष्ण की एक पुस्तक है, भगवान कृष्ण पर आधारित पुस्तक है हरिरस, ठीक है। तो हाला जालारी कुंडलिया, देवयान और हरिरस, ये 3 पुस्तकें हैं जो ईश्वरदास जी की। ईश्वरदास जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता भी थे, ये आप लिख लेना। या ईश्वरदास जी को पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब एक और विद्वान की बात करते हैं जो अभी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, आसानंद जी। इनकी भी जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो उनकी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए हाला जालारी कुंडलिया ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है ईश्वरदास जी की, तो ध्यान रख लेना। एक जो आसानंद जी की पुस्तक है उमादेव भटियाणी का कवित, उमादेव भटियाणी का कवित, कविता टाइप की जो पुस्तक है, ठीक है। कविता संग्रह है आसानंद जी का। उमादेव भटियाणी, अपन उमादेव की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर आधारित एक कविता टाइप का संग्रह है। उमादेव भटियाणी का कवि, रा का मतलब का है यहाँ पर, उमादेव भटियाणी रा कवि। एक पुस्तक है बागा बारमली रा दुआ, अपन बागा बारमली की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बागा बारमली भाई उनके बागा कोटड़े के दरबार में गया था, उनके पास गया था आसानंद जी, तो उनके बारे में भी एक पुस्तक लिखते हैं। इसमें दोहे लिखे गए हैं, ठीक है। चौपाई में 4 लाइनों वाले होते हैं और जो दोहे होते हैं 2 लाइनों वाले होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो बागा बारमली रा दुआ, और एक लिखना चाहो तो लिख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप लिखना चाहो, जैसे मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तब आप लिख सकते हो। एक गोगाजीरी पेड़ी, ठीक है, गोगा जी की पेड़ी या गोगाजीरी पेड़ी, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। लेकिन ये 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है आसानंद जी की, जो मालदेव का दरबारी विद्वान था। उमादेव भटियाणी रा कवित और बागा बारमली रा दुआ। ईश्वरदास जी की हाला जालारी कुंडलिया, देवयान और हरिरस, ठीक है। इन पुस्तकों के बारे में बात कर लिया। आसानंद जी जो थे, ये एक फैक्ट लिख लेना, ये जो पाहेबा युद्ध में भाग लिए थे, ठीक है। आसानंद जी पाहेबा युद्ध में भाग लिया था आसानंद जी ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मालदेव के किस दरबारी विद्वान ने पाहेबा युद्ध में भाग लिया था? तो आसानंद जी ने लिया था। अब मालदेव की 2 उपाधियों की बात कर लेते हैं। देखिए एक तो इसका हसवंत वाला राजा उपाधि थी मालदेव की, और एक थी हिंदू बादशाह, ठीक है। ठीक है, ये 2 उपाधियां थी मालदेव की।
एक तो हिंदू बादशाह है भाई, हिंदुओं की रक्षा कर रहा था, हिंदुओं की तरफ से लड़ रहा था, तो हिंदू बादशाह आप खुद समझ सकते हो। हिंदू राजा था तो हिंदू बादशाह एक उपाधि थी महादेव की। और दूसरी, इसको थोड़ा समझ लेना, हसमत वाला राजा। हसमत का मतलब होता है ठाट बाट, लग्जरी राजा, वैभवशाली राजा, ठीक है, एक शक्तिशाली राजा, ठाट बाट वाला राजा, लग्जरियस किंग, ठीक है, वैभवशाली राजा, तो असमत वाला राजा और हिंदू बादशाह, दो ये मालदेव की उपाधियां थी। अब ये कंप्लीट हो चुका है आज मालदेव। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो मारवाड़ के और शासक है उनके बारे में बात करेंगे। वैसे जो मारवाड़ का जो अगला शासक की अपन मुख्यतः बात करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट शासक हुए थे, राव चंद्रसेन, ठीक है, 1562 से 1581 तक टाइम पीरियड रहा था चंद्रसेन का, तो उनकी बात करेंगे। 1562 से 1581 तक। मालदेव का जो टाइम पीरियड रहा है 1531 से 1562, 1562 से 1581 तक चंद्रसेन का टाइम पीरियड रहा था। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चंद्रसेन की, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।